ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसीमृतः सुरुचो वेन आवह स बुध्निया उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः पिता विराजा मृषभो रयीणाम् अंतरिक्षं विश्वरूप आविवेश तमर्कैर अभ्यर्चन्ति वत्सं ब्रह्मसन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्तः ब्रह्मदेवा न जनयत ब्रह्म विश्वमिदं जगत् ब्रह्मणः क्षत्रं निर्मितं ब्रह्म ब्राह्मणात्मना अन्तरस्मिन्निमे लोकाः अन्तर्विश्वमिदं जगत् ब्रह्मैव भूतानां ज्येष्ठं तेन कोऽर्हति स्पर्धितुं ब्रह्मण देवास्त्रयस्त्रिगुंशत ब्रह्मनिन्द्र प्रजापति ब्रह्मन् हविश्वा भूतानि न विवान्तः समाहिता चतस्र आशा प्रचरन्त्वग्नयः इमं नो यज्जन्नयतु प्रजानन् घृतं पिन्वन्न जरगुं सुवीरं ब्रह्म समिद्भवत्याहुतीनाम् ओम शांति शांति शांति। सभी को सुप्रभात और जय श्री ब्रह्मा बाबा जो हमारे ब्रह्मा बाबा हैं। जय श्री ब्रह्मा जी। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। जय शिवानी, जय भवानी, जय श्री राम। और मैं यहाँ पर एक इनविटेशन दे देती हूँ। वैसे तो मैंने ये स्पेशली नेहा जी के लिए रखा है, तो मैं एक लिंक दे देती हूँ। अगर कोई आना चाहता है, बीके वाले वो बातचीत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जी, तो मुझे अरुण जी का मैसेज आया कि वो कोई नेहा जी हैं जो समर्पित हैं थी और अब वो एक्स बीके हो गई हैं, तो वो बातचीत करना चाहती हैं। तो मैंने आज उनका जो है खाली इंट्रोडक्शन ले लेंगे और फिर उनसे डिटेल में बात करेंगे बाद में। तो मैंने जो है उनको लिंक भेज दिया है और साथ में यहाँ पर भी पिन कमेंट में डाल दिया है। तो यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ जो मैंने शायद अभी एक और खोला था, जो मैंने मुस्तफ़ा खान के साथ डिबेट करने के लिए एक स्ट्रीम खोली थी। तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे ब्रह्म कुमारियाँ अपने जीते जी ही अपना श्राद्ध कर देती हैं। यानी कि वो जो रस्में होती हैं और लोगों को खिलाना और अपना जो भी रीति-रिवाज होते हैं, वो अपने जीते जी ही पूरे कर देती हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारे जो हैं ये ब्रह्म कुमारियों के क्राइम्स जाने कि ब्रह्म कुमारियाँ कैसे जो है वो अ, वैक्सिंग और वेनिंग करती हैं। मैं कल वो जो है मुझे मालूम है कि एक लिफ्टमैन नाम का एक यूके की एक ब्रह्म कुमारी है जिसका नाम एंथिया चर्च है और उसने एक किताब लिखी है लिफ्टमैन। तो कल मैं उसका इंटरव्यू देख रही थी, तो वो कह रही थी कि वो अब कभी भी ब्रह्म कुमारी उसमें नहीं जाएगी वापस।
और एक बच्चे को कैसे जो है वो ब्रह्म कुमारियों ने वहाँ से उठा लिया, उसके पिता यूके में थे, उसको निकाल के और ब्रह्म कुमारी संस्था में डाल दिया। वो इतना इनोसेंट बच्चा था और उसकी कथा भी उसने उसी में लिखी है। तो रमेश यादव जी, आप ऊपर आना चाहते हैं? अभी तो कोई भी नहीं है, तो आप आ सकते हैं, मैंने लिंक दे दिया है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। जी, इंदु शर्मा जी, आपको भी राम-राम। तो रमेश यादव जी, आप जो हैं मुझे लगता है आप एक अच्छे इंसान हैं और आप जो है ऊपर आके बातचीत क्यों नहीं करते हैं? आप मेरे से प्राइवेट में करना चाहते हैं तो मैं प्राइवेट में भी करने को तैयार हूँ। आप आके बातचीत करिए, हम तो आपको अच्छा समझते हैं क्योंकि आप जो हैं प्रभु के लालच में ही तो ब्रह्म कुमारी जॉइन करे हैं। तो जो लोग ब्रह्म कुमारी उसमें जाते हैं वो बेसिकली अच्छे ही होते हैं क्योंकि उनको प्रभु की तलाश होती है। तो आप आइए प्लीज़। कोई भी जॉइन नहीं हो रहा है, क्या चक्कर है? हम सभी देव आत्मा हैं। रमेश यादव जी, हम सभी देव आत्माएँ हैं, क्योंकि हमें प्रभु ने बनाया है, तो हम सभी देव आत्माएँ हैं, हम सब दिव्य आत्माएँ हैं। दिव्य आत्मा वो होती है जो दिव्य सोच रखती है, जो हर किसी को जो है अ, हर किसी के अंदर अपनी ही आत्मा को देखती है। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, तत्व में देखती है। जी, मैंने लिंक दे दिया है, कोई आना चाहता है तो ऊपर आ सकते हैं। गीता तेरा ज्ञान अमृत, हम क्यों पढ़ें गीता तेरा ज्ञान अमृत? हम गीता ही क्यों ना पढ़ लें? गीता में ही इतना अच्छा दिया हुआ है कि हमें कोई और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। भगवत गीता पढ़ें। मैं बिल्कुल जानती हूँ, मुझे तो प्रभु के दर्शन भी हुए हैं। एक नहीं, मुझे अब तक 2 बार प्रभु के दर्शन तो पक्के पक्के पूरे पूरे हुए हैं, खुली आंख से। और इसके अलावा अनुभूति तो हजारों बार हुई है। मैं मुझसे अच्छा प्रभु को कौन जानता होगा? और अब वेदों में भी मुझे प्रभु की जो है वाणी पढ़ती हूँ तो भी अनुभूतियाँ खूब सारी हो रही हैं। बिल्कुल मनोज जी, हम सभी भगवान के बच्चे हैं, सभी दिव्य आत्माएँ हैं। जी, बहुत सारे लोग हैं रमेश जी, जो जिनके अंदर दिव्यता है,
जो ब्रह्म कुमारी आश्रम में नहीं रहते लेकिन वो बहुत ही दिव्य हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो ब्रह्म कुमारी आश्रम में रहते हैं लेकिन वो आसुरीय वृत्तियां हैं उनमें। गीता में कृष्ण को भगवान बताकर सब गड़बड़ कर दिया है। गीता कृष्ण की माँ है। अ, श्री कृष्ण के 2 गुरु थे, गुरु संदीपनी और घोर आंगिरस। घोर आंगिरस थे जो श्री कृष्ण के अंदर जो है जीता जान दे रहे थे। क्योंकि ये जान जो है वो उन्हें श्री कृष्ण ने ही को घोर आंगिरस ने दिया था। और श्री कृष्ण जो ज्ञान उन्होंने अपने गुरु घोर आंगिरस से सीखा था, वही ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। दुनिया में कोई भी कहीं भी जाता है, चाहे केदारनाथ, बद्रीनाथ, इस्कॉन, धार्मिक सत्संग, सबकी अपनी-अपनी बुद्धि है, सबका अपना स्वभाव, संस्कार है, सबका अपना चरित्र है, कोई अच्छे हैं, कोई बुरे। बिल्कुल सही आपने कहा ये बात। और ये जो चित्तवृत्ति है और हमारे संस्कार हैं, ये हमारे जन्म से कई चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होती हैं, जो संस्कार हैं। और जो चाहे वो सेंटर पे रहता हो या तुम्हारे ब्रह्म कुमारी सेंटर में रहता हो या वो केदारनाथ में रहता हो या वो झुग्गी-झोंपड़ी में रहता हो या वो कहीं भी नहीं रहकर एक पर्वत पे रहता हो, कहीं वो ऐसी किसी सिटी में रहता हो, कोई भी अच्छा और बुरा हो सकता है। ये उसके अपने संस्कारों पर डिपेंडेंट है। कोई सेंटर पे जाने से पवित्र नहीं हो जाता। हाँ, ये बात ज़रूर है, अगर आप अच्छे लोगों का संग करेंगे तो अच्छे विचार आएँगे आप पे। यहाँ बैठकर आप कौन होते हैं किसी के बारे में बोलने वाले। मैं प्रीति होती हूँ और मैं अपनी रिसर्च पर बेस्ड और जो मैंने जो वेदवाणी पढ़ती हूँ वो जो ईश्वर ने जो है ऋषियों को जो ज्ञान दिया वो वेदवाणी है। वेदवाणी से बड़ा कोई ज्ञान है नहीं इस दुनिया में। तो जो वेदवाणी है वो सीधे-सीधे प्रभु के हाथों दी हुई है, प्रभु के द्वारा दी गई है। और वही वेदवाणी जो है पढ़कर और जो बाकी रिलिजन के बारे में जो मेरे पास पुख्ता सबूत हैं, जो उन्होंने अपने मुँह से कोर्ट में बयान दिए हैं, उनके बेसिस पर मैं ये जज कर सकती हूँ कि वो कौन क्या हैं। और बहुत सारे लोगों का भला मैं इस प्रकार कर सकती हूँ, ताकि मैं उनकी असलियत बता-बता के ताकि लोग जो हैं वो चौकन्ने हो जाएँ। अब अगर कोई धूर्त व्यक्ति के पास जाना चाहता हो स्वयं से, किसी प्रेत को फ़ॉलो करना है या ईश्वर को फ़ॉलो करना है, ये जब उसको समझ में आ जाएगा, इसके बाद उसकी मर्ज़ी है कि वो कहाँ जाए। हम ये नहीं कहते कि आप क्या हम आपको फाइनली कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, हम खाली आपके सामने चीज़ें ज्यों की त्यों लाके रख रहे हैं। अब ये आपकी अपनी समझ है कि आप किस चीज़ को फ़ॉलो करें। परमात्मा सबके गुरु हैं, उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल है ज़रूरत। परमात्मा खुद कहते हैं कि वेदवाणी जो है आपको पढ़नी चाहिए। डेली आप वेदवाणी पढ़ें। ये बात वेदों में लिखी हुई है और वेदवाणी ही प्रभु की वाणी है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर बीके वाले कैसे आ जाते हैं, जहाँ पर जान चर्चा होती है, वहाँ पर बीके वालों की को जाना मना है। हाँ, वो जासूसी वग़ैरह करने आते होंगे या लोग फाँसने आते होंगे, क्योंकि फ कल्ट के फॉलोअर्स भी तो बढ़ाने हैं, क्योंकि पैसा लूटना है। और शिव बाबा का कोई गुरु नहीं। शिव बाबा कौन है? हू इज़ शिव बाबा? जो शिव जी हैं हमारे, वो बाबा नहीं हैं। शिव जी जो हैं, बाबा कहते हैं दादा जी को। हम लोग तो कहते हैं, हमारे यहाँ तो दादा जी को बाबा कहते हैं। तो शिव जी जो हैं, वो हमारे परमपिता हैं। शिव जी जो हैं वो एक मैनिफेस्टेशन है ईश्वर की। जो मैनिफेस्टेशन थी वो 3 भागों में विभक्त हो गई। एक जो है वो क्रिएशन का काम करने लगी, एक मेंटेनेंस का काम करने लगी, एक डिस्ट्रक्शन एंड रिफॉर्मेशन का। तो ये जो है शिव वो निराकार रूप है, जो डिस्ट्रॉयर है उसका। और जो साकार रूप है वो शंकर है। वेदों के अनुसार परमात्मा साकार है या निराकार? तो वेदों में जो प्रभु हैं, वो प्रभु तो निराकार हैं और उनकी बहुत सारी विशेषताएँ हैं, बहुत सारी विभूतियाँ हैं, जो गुण हैं, वही 33 कोटि देवी-देवता जो हैं, वो उनके गुण हैं।
और प्रभु को हम साकार रूप में भी वेदों में ये भी है कि जो क्योंकि निराकार भाव से जो है पूजा करना, उपासना करना मुश्किल है, तो कई जो सीधे सरल लोग हैं, वो साकार उपासना उनके लिए आसान होता है। तो ज हालाँकि प्रभु तो जो ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, वो निराकार हैं, लेकिन हम उनकी साकार उपासना भी कर सकते हैं या निराकार उपासना भी कर सकते हैं। निराकार उपासना कठिन होती है, इसलिए साकार उपासना भी अलाउड है। गीता यही कहती है। बीके वालों को कहा जाता है कि केवल शिव बाबा का ही ज्ञान सुनना है और कहीं का नहीं सुनना है। हाँ, पर वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, ये तो हमेशा से ही पता है आपको अंकित जी, कि ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। शुरू से ही इनकी आदत रही है। अब देखो लेखराज था, उसने तो संकल्प से कोई बच्चे नहीं करे। वो तो एक मनुष्य था, वो भी नीची कोटि का मनुष्य था। एक आम आदमी जो है वो उससे ऊपर उठा हुआ होता है। वो कैरेक्टर का लूज़ था। वो बच्चियों को नंगी बच्चियों को अपनी गोद में बिठा के चूमता था। उसके नंगे बदन पर ब्रह्म कुमारियाँ आस-पास बैठ के ताश खेलती थीं। उसने सोचा कि भई मैं खाली महिलाओं पर उपकार करूँ और उसने जो पहली ओम मंडली बनाई थी कराची, सिंध, पाकिस्तान में, तो उसने वहाँ पर खाली लड़कियाँ छोटी-छोटी रखीं। तो आप खुद ही समझ जाओ कि कोई मक्कार वासना से भरा हुआ आदमी खाली छोटी लड़कियों को ही एक मंडली बना के रखे और उसमें लड़के ना हों या किसी आदमी पुरुष पर ये उपकार ना करके केवल यंग कमसिन लड़कियों पर उपकार करे, तो आपको क्या समझ में आता है? कोई मूर्ख और बेवकूफ ही होगा जो उस बात को नहीं समझेगा। अरुण जी जॉइन हो गए। अरुण जी आपका बहुत स्वागत है। जी, अरुण जी नेहा जी जो आ रही हैं क्या? जी, अभी नहीं आ पाएँगी। अच्छा, मैंने तो उनका थंबनेल बना के भी लगा दिया, आपने कहा आप कि वो आएँगी तो मैंने जल्दी-जल्दी बनाया। तो इसको अ, अगर अगर चाहें तो हम इसको स्ट्रीम में भी बदल सकते हैं कि गृहस्थियाँ कितनी उजाड़ी हैं, आपके पास ऐसा कोई डाटा है? छोटा-सा है, छोटे मेरी तकलीफ ये है आपकी कि आवाज़ सब कट-कट के नहीं आ बोल रही थी। सकता फिलहाल। आवाज कट के आ रही है अभी आपकी। जी, मैं और पीछे से बहुत शोर भी आ रहा है इनके। बोलिए राजीव जी। ये जी राजीव जी नमस्कार आपके मैम। बैक से आ रहा है शोर। हाँ, मेरी तरफ आप से ही आ कहाँ रहा है यहाँ बैठे हो? पे। ये कहाँ बैठे हो अभी आप? हमारे तरफ शिव चर्चा होती है, तो वही शिव चर्चा हो रही है गांव में। अच्छा, हाँ, वहाँ लोग जो बोली है उसी भाषा भोजपुरी भाषा में हो रही है यहाँ पर। अच्छा। जी। तो आज इसको बदल के स्ट्रीम को क्योंकि नेहा जी नहीं आई, बड़ा शोर आ रहा है राजीव जी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप किसी क्वाइट जगह पे जा सकते हैं? मतलब गाँव में जहाँ हो रहा है माइक वाइक लगा, वहाँ क्यों बैठे हैं आप? कहीं और दूसरी तरफ चले जाइए। वहाँ से काफ़ी काफ़ी दूर है, लेकिन चूँकि एक जगह बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और गाँव छोटा है, अब वहीं से अब तो चारों आप तरफ फैल रहा दरवाज़ा है अगर आवाज़। बंद कर लें, अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लें तो आवाज़ आ रही है क्या? जी, जी, देख रहे हैं, ट्राई कर वो रहे हैं। अच्छा। प्रीति जी वो भी पॉसिबल हाँ, अरुण नहीं जी। है, गाँव में माइक बहुत लंबे लगते हैं। अच्छा, तो अरुण जी क्या बोल रहे थे आप नेहा जी के लिए? उनसे मेरी 2 दिन बात हुई है, वो स्ट्रीम में जुड़ना चाहती हैं। तो मैंने उनको पूछा था कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? तो बोली जो आप लोग स्ट्रीम में 3 दिन से मैं देख रही हूँ, जो बात कर रहे हैं वो परफेक्ट है। तो उस बारे में मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। मैंने उनको साफ बोला था कि आप जुड़ना चाहती हैं, प्रो बीके हैं, एक्स बीके हैं या बीके हैं। अगर बीके हैं तो अपना प्रोफाइल दीजिए, एक्स बीके हैं तो भी बताइए, ताकि हम उस हिसाब से आपको प्रेज़ेंट कर सकें। हम भी तैयारी करेंगे ना। तो क्या बोली? तो उन्होंने कहा कि नहीं आप उन्होंने ये कहा कि मैं कुछ पॉइंट्स रखूँगी जो आप कह रहे हैं, उसमें कुछ ऐड करूँगी।
कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। अच्छा, लेकिन मुझे तो वो जुड़ना करें नहीं आता जॉइन, है। बताएँ फिर उनके साथ क्या हुआ है? अभी उनसे बात करना मुश्किल है यहाँ पे 21 है। इंडिया के हिसाब से टाइम रात को ज़्यादा हो रहा है। किसी महिला से बात करना मेरे लिए गलत है। कितने बजे हैं अभी? 9:30 बज गए हैं। तो आप टेक्स्ट भेज दीजिए ना, आप फ़ोन मत करिए, टेक्स्ट भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। कोशिश करता हूँ, बाकी उनको लोग बहुत जुड़ने को तैयार उनको हैं। ना आप बातचीत ना करिए, आप टेक्स्ट भेज दीजिए कि आपका वेट हो रहा है और लिंक भेज अच्छा, दीजिए। दूसरा मैं ये कह रहा था, बहुत लोग आना चाहते हैं, उनके अंदर भय बिठा रखा है। अब पता नहीं भय कौन-सा है कि ब्रह्म कुमारी वाले के पास गुंडे हैं, पुलिस तो वो शक्ल कुछ अपनी करती बिना है। दिखाए कैमरा ऑफ करके जो है नाम बदल के नहीं, तो आ सकते हैं ना। वो सब मैंने उनको भेज दिया है लिख के। वो सब मैंने कर दिया है। मैं हर आदमी से यही कहता हूँ कि वो जैसे आना है, जब आना है तब आइए। नाम भी छुपा दीजिए, अपनी शक्ल भी छुपाइए। जो सत्य है हुँ, वो बताइए। अच्छा। तो फिलहाल क्या, मैं आपने 2 जो केस लिफ्टमैन आप पढ़ रहे थे उसकी कहानी सुना दीजिए। ये मैंने पूरी पढ़ी नहीं है तो। जितनी पढ़ी है उतनी मेरे सुना पास दीजिए। मेरे मेरे पास 300-300 पेज की बुक्स आ रही हैं। एक दिन में एक आदमी कितना पढ़ेगा? और तो आज तो मुझे आपने टाइम भी नहीं जितनी मिला कुछ पढ़ी है वो देखने का। सुना दीजिए, जितनी पढ़ी है वो नहीं सुना दीजिए। नहीं, फिलहाल मुझे कुछ दिमाग में आ नहीं रहा है, क्योंकि आज मैं अच्छा, बहुत अपने बिज़नेस में तकलीफ में था। अच्छा। तो आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ये मैं अपना स्ट्रीम जो है इसको क्लोज़ कर दें, या ये स्ट्रीम में हम गृहस्थियाँ कितनी उजाड़ी हैं इसका कोई आंकड़ा है आप पे तो वो दिखा दें? ये ये स्ट्रीम क्लोज़ नहीं करनी है, मैं तो ये चाहता हूँ। नहीं, आज के लिए क्या टॉपिक रखें? क्या आज तो स्ट्रीम मैंने तो हाँ, थंबनेल अब में अभी नेहा बना दी है। अभी तो वो अब कल मैं में क्या यूज़ कर लेंगे, कोई आपके इश्यू नहीं है। कहने पर मैंने नेहा का लगा दिया। अब आगे से जो आप कहोगे तो मैं ठीक है, नहीं लगाया करूँगी थंबनेल, क्योंकि आप जो है ना वो कुछ बोलते हो फिर कोई इश्यू नहीं है लास्ट उसमें। मिनट आप चेंज हो जाते हो। मैंने आपसे कहा था वो आ सकती हैं। अब अच्छा, रात तो को अभी 9:30 क्या बजे करें नहीं आ फिर? सकती है, मान लीजिए। तो अभी क्या स्ट्रीम क्लोज़ गृहस्थियाँ कीजिए कितनी और उजाड़ी कह हैं, दीजिए इस ये टॉपिक करके और इस पर बातचीत करें? या आपको ये जानकारी है मृत्यु का भोग जो है ये वाली मैं स्ट्रीम कर सकती हूँ कि ये जीते हाँ, जी अपने हाँ, हाँ, मरने हाँ, का हाँ, भोग एक लगाती हैं, इस हाँ, पर बात करिए। हाँ, हाँ, मैं बता देता हूँ। हाँ, ये सब इनकी बिज़नेस पॉलिसी है पैसों के लिए। अ, हमारे स्ट्रीम की वजह से जैसे इनकी एक होती थी संदेशी, हर रीजनल ऑफिस में जो 5,000 रुपए लेती थी और भगवान से जाके मिल के आती थी और बताती थी आपके पूर्वज कैसी हैं। अब वो चीज़ क्लोज़ हो रही है इनकी, संदेशियाँ बंद हो रही हैं इनकी। अभी कोई माउंट आबू में आदमी आया था, भोग लगाना थर्सडे, थर्सडे को इनका भोग लगता है। उस दिन संदेशी पैसा लेती है और भगवान से मिलके आपको बताती है कि आपके माताजी जो मर गए, पिताजी मर गए, वो कहाँ गए हैं। तो पहले 3,000 उनका 3,000 फीस थी, फिर 5,000 हो गई थी, अब 20-25,000 रुपये हो गई है। और अब इनके किसी भी सेंटर में संदेशी हो, तो ये जो भी ब्रह्म बताइए कुमारी फीस से जुड़े किस हो तो बात मुझे की है, बता ये दें, नहीं मैं उन समझ संदेश में आया। समझ नहीं आया फीस किस बात की है? आपसे वो फीस। हाँ, 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 मैं बता देता हूँ। जैसे इनके ब्लाइंड फॉलोवर हैं, उनकी माताजी मर गई, मतलब उनको माताजी पता करना है मेरी बीके थी माताजी या गई नॉन कहाँ? बीके थी? माताजी लौकिक थी या बीके नॉन थी? बीके थी, हाँ, लौकिक थी। अलौकिक थी। फिर? उसके बाद ही इंसान तो इंसान है। वो 2 तरफ सोचता है, एक तरफ इनकी तरफ बीके की तरफ सोचता है, एक तरफ अपने जीवन की तरफ सोचता है। उसको पता करना है। और ये बीके वाली बहुत चालू हैं दीदियाँ, कि कोई आदमी मर गया है, तो हम तुम्हें बताएँगे तुम्हारे माता-पिता कहाँ गए हैं। तो फीस लेती थी, अब वो तो ये खत्म हो कैसे रहा है। बताएँगी कि अब कहाँ गए मैं हैं? इनको कैसे पता चलेगा? आपसे पैसा लेंगी, मैंने आपसे पैसा लिया, अपने कमरे में गया, आधे घंटे बाद आया और आधे घंटे बाद आया, मैंने आपको जो बताया आप मेरे पे ट्रस्ट करती हैं तो मुझे मान जाएँगी, जो मैंने कहा वो सच होगा। मरने के बाद कौन कहाँ गया है किसी को पता नहीं है।
ट्रस्ट भी तो है ये। पैसा ये उसका पैसा ले लेंगी। अंधभक्ति का फायदा उठाना है। तो मतलब अब ये मैं कह कमरे रहा हूँ में गई बीके हैं में तो कौन ये मिल के आई हैं, इसका क्या सबूत है? सबूत नहीं चाहिए हमें। अब मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ बीके वालों से, संदेशी माउंट आबू में बैठी है, मेरी माँ कहाँ है मुझे बताए, मेरी बहन कहाँ है मुझे बताए। मैं चैलेंज करता हूँ, पैसा दूंगा, 25 चाहिए, 50 चाहिए, कितना चाहिए मैं दूंगा। मेरी बहन की रिपोर्ट मुझे चाहिए। आप इसको पर्सनल दे मत सकते हैं बनाइए क्या? अरुण जी। अभी आप बता रहे हैं नहीं मरने पर मरने समय ये फीस लेती हैं 2200 से लेकर 5000 रुपए तक लेती हैं, और फिर आपका जो पहले पेरेंट्स का दाह संस्कार ये करवाएंगी। इनका सीधा सा कहना है कि इनके यहाँ कुछ महिलाएं हैं, 4-5 सेंटर में एक होती है संदेशी, उनका नाम है। संदेश लेके जाना और संदेश लेके आना। वो मेडिटेशन में जाती हैं, भगवान से मिलती हैं, कहाँ पे है। तो जी। ऐसा आके यहाँ झूठ बोल देती हैं। जो कल्ट माइंड अच्छा। कंट्रोल में आदमी उसको मान जाता है बेचारा। अभी एक आदमी जी। आया था नागपुर से, जिसकी हम्म। माँ मर गई थी। माउंट आबू आया था कि मेरी माँ कहाँ गई है पता दो। तो इन्होंने बोला तू फंड कितना देगा। उसने कुल मिला के बोला मैं 15,000 तक दे सकता हूँ। उसको मना कर दिया गया। और शायद वो आदमी कहीं सुन रहा होगा तो अच्छी बात है, मना कर दिया। इनको अब संदेशी के लिए माउंट आबू में 50,000 रुपए चाहिए। ये तो आगा खानी मतलब स्टाइल है। आप वो जो अंधविश्वास। मुखी था आगा खानी, हाँ बस। वो भी तो यही काम करता है हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। सेम। पैसा लेकर जो है वो आपके बिल्कुल। वो तो रिश्तेदार को भेजेगा जन्नत। उसका टिकट है, जन्नत का टिकट का पैसा वो कितने लाख रुपए है एक जन्नत के टिकट का। वो वहाँ पर देते हैं पैसा और वो गारंटी लेता है कि मैं इनको जन्नत भेजूँगा, और पैसा लेता है। और उसके बदले में नहीं सोना-चांदी भी ले लेता है। प्रीति जी, मैं कहता हूँ कि मैं आपको कनाडा से इंडिया भेज दूंगा। जब कनाडा से इंडिया पहुंचेंगी तो आप मुझे फोन तो करेंगी। मैं दुनिया को दिखा सकता हूँ कि प्रीति जी इंडिया पहुंच गई हैं। क्या ये दिखा सकती हैं कि मेरे पिताजी मर गए, मैंने 5 लाख रुपए दे दिया। मेरे पिताजी स्वर्ग पहुंच गए, दिखा सकती हैं जब क्या? इनका मोहम्मद एक घोड़ा, एक जो वो है गधी जो है जिसका मुँह इंसान जैसा है, उस पर बैठकर जो है वो 7वें बुराक नाम के एक आकाश में उड़ गधी गया पर था। आकाश में, और आकाश में उड़ 7वें, गया और था। हर आसमान का एक दरवाज़ा था। वो पहले जाके खटखट करता है, तो जो इसको लेके गया था वो बोलता है कौन है? तो अच्छा तुम आए, और तुम्हारे साथ कौन है? तो वो कहता है मोहम्मद है। तो अच्छा ये कौन है? तो वो बताता है, और फिर वो उसको आने देता है। फिर सेम चीज़ रिपीट होती है, वो दूसरे जो है आसमान में जाता है, उस आसमान का भी दरवाज़ा है, फिर वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, फिर सेम चीज़ रिपीट होती है, ऐसे वो 7 बार बोलता है। तो मतलब 7 आसमान तक वो गया था। तो किसने देखा था? किसी ने भी नहीं देखा। पर ये सारे लोग क्या उसके बारे में इतने जो है विश्वास से कहते हैं। चलिए, कोई उत्तम जी आए हैं, आपका स्वागत है उत्तम जी। हाँ। अ, आप थोड़ा-सा बताइए, आप ब्रह्म कुमार हैं या आप वही जो प्रो बीके हैं या नॉन बीके हैं? आपने अपने आप को म्यूट करा हुआ है, प्लीज़ अनम्यूट होकर बोलिए। हेलो, हाँ, हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है, थोड़ा ऊँचा हेलो। बोलिए। हाँ जी, बोलिए। जी, जी। मैं एक्स बीके हूँ। मैं बीके में अच्छा, कितने रेगुलर साल जाता आप था, समर्पित लेकिन थे? थोड़ा ऊँचा बोलिए, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। मैं समर्पित नहीं था, सिर्फ सेंटर पे जाता था। पहले मैंने कोर्स किया था, उसके बाद लॉकडाउन लग गया, तो फिर मैं सेंटर नहीं जा पाया। फिर 3 साल बाद जो मुझे ले गया था सेंटर पे, उसने बोला मुझे, तो फिर मैं वापस सेंटर पे गया। तो फिर धीरे-धीरे जाना चालू किया। फिर मुझे माउंट आबू ले गए, और फिर वहाँ से मैं लौटा तब अरुण जी ने एक ग्रुप बनाया था, उसमें जुड़ गया। फिर मैं एक बीके एक्सपीरियंस वाले एक्सपोज्ड वाले वीडियो देखता था, तो उससे मैं बच गया। फिर मैं बीके से निकल गया। अच्छा, तो हेलो। आप बीके में क्यों जुड़े? टॉप 3 रीज़न बताइए, और बीके में निकले को क्यों, वो भी टॉप 3 रीज़न बताइए। बीके में जुड़ने का एक तो रीजन ये था
कि दोस्त ने बोला था कि भाई मेडिटेशन वगैरह है आध्यात्मिक, तो उस वजह से मैं वहाँ पे चला गया मेडिटेशन के लिए। फिर मैं वहाँ पे गया तो दीदियों का थोड़ा व्यवहार अच्छा लगा, वो हँस के बुलाती थी। तो फिर ऐसे मैंने थोड़ा जाना चालू किया। मुझे लगा कि कुछ अच्छा ही सिखा रहे हैं। फिर तो ऐसे थोड़ा-थोड़ा टाइम चला। फिर मैं जब अरुण जी से जुड़ा तो फिर एक्सपोज़ वाले वीडियो देखे तो फिर मैं समझ गया कि भई ये तो बराबर नहीं है। तो फिर मैंने वो डिसकंटिन्यू कर दिया। तो आपने डिसकंटिन्यू क्यों किया मुझे समझ नहीं आया। आपने अरुण जी की वजह से डिसकंटिन्यू किया या आपके दिमाग में कुछ और बात आई? वो पहले मुझे कुछ पता नहीं था, अच्छा-अच्छा लगा ऊपर से इसलिए मैं जाता था, लेकिन फिर मुझे अंदर की सच्चाई सब पता चली, फिर मैंने छोड़ दिया। क्या फिर मुझे क्या लगा कि सच्चाई भई पता यहाँ तो चली जाके ऐसी जो आपने छोड़ा? वो सच्चाई बताइए, 3 ऐसी सच्चाइयाँ बताइए जो आपने इस वजह से छोड़ा। एक तो ये है कि हमें जो सिखाया जाता है, हमारा जो इतिहास है, जो वेद पुराण वगैरह है, उसके एकदम विपरीत सब एक तो बातें वो होती है। फिर उनका सब जो स्टोरी स्टोरी जैसा लगता है मुझे, उनका जो थियरी है वो। फिर उनका वो जो विनाश वाली भविष्यवाणी है, वो एक बहुत ही गंदी बात है, जिससे लोग फ़ियर में आके अपना जॉब वगैरह छोड़ देते हैं, वो दान कर देते हैं। वो एक सही नहीं लगा। फिर मुझे पहले से ही ऐसा था कि भाई किसी के शरीर में भगवान आए, फिर ज्ञान सुनाए, उसमें मुझे कुछ स्टोरी जैसा लगता था, कुछ मतलब हकीकत जैसा कुछ लगता ही नहीं था पहले से। मतलब आपको इनके विनाश की बात जो है वो सही नहीं लगी, एक ये बात। दूसरी बात? दूसरी बात तो इनका जो वर्ल्ड ड्रामा है 5 साल का, वो हुँ, अच्छा नहीं लगा। हुँ, फिर जैसे-जैसे मैं सर्च करता गया, वैसे-वैसे मुझे इनका सब वेबसाइट भी मिले कुछ, जहाँ से हुँ, इनका वो सब पता चला, हुँ, एक्सपीरियंस वगैरह। तो फिर मैं समझ गया कि भई इसमें जाने जैसा नहीं है, हुँ। इससे दूर रहना अच्छा है। जी, तो बहुत अच्छा हुआ। तो आपने कितने साल बर्बाद किए अपने ब्रह्म कुमारी आश्रम में? हाँ, वैसे तो क्या है कि मैंने जैसे ही कोर्स किया फिर 3 साल लॉकडाउन हो गया तो मैं घर पे ही था। तो अच्छा। वैसे तो देखिए ना तो 6 महीने होंगे उसमें मैंने थोड़ा-थोड़ा फ़ॉलो किया। हुँ, वो तो मैं निकल गया वरना ज़्यादा भी फ़ॉलो करने लगता वो मुझे अगर सच्चाई पता नहीं चली होती, तो मैं तो फँस ही जाता क्योंकि अच्छे-अच्छे जो होते हैं ना अ, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सब लीडर्स वग़ैरह, वो भी इनकी बातों में आ जाते हैं। तो भोले लोग तो वैसे ही आसान रहता है इनके लिए। बड़े-बड़े हुँ, लोगों को भी ये लोग फँसा लेते हैं, कुछ भी हाँ। बता के, कुछ भी फैसिलिटी वग़ैरह देते हैं। वो मधुबन जाते हैं ना, नहीं, वो वहाँ आपने पे तो शैतान पिक्चर देखी है, शैतान पिक्चर? जी, जी, देखिए। देखी है? बस, तो जी। फिर वैसे ही है ना। जी। जी, आप दूसरा कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, हाँ, बोलिए। अगर आपको दूसरा कुछ जानना है, अगर मधुबन के बारे में या फिर मतलब तो मैं आप तो पूछ सकते हैं मुझसे। अरुण जी से अलग बात पूछ रही थी, उन्होंने कुछ और ही बताया, वो संदेशी वाली बात बताई। मैं ये कह रही थी कि जो ब्रह्म कुमारियाँ खुद अपना ही श्राद्ध कर देती हैं। मतलब मेरे पास सुरेश कुमार जी की मेल आई थी, वो मैं मेल जो है आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो वो मैं उसकी बात बता रही थी एक और उसमें स्ट्रीम में, तो सुरेश जी ने मुझे लिखा कि क्या है ये चीज़? तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि मैं शेयर कर देती हूँ, उनकी मेल पढ़ देती हूँ। वो कह रहे हैं कि दीदी जी राम राम। आज मैं बीके की 3 बहनों को टॉर्चर
यूट्यूब पर सुन रहा था जिसमें बहन कह रही थी कि ये जिंदा का श्राद्ध भी कराते हैं। वो आपको समझ नहीं आया कि जिंदा का कैसे कराते हैं? मैं आपको बताता हूँ, जैसे कोई मर जाता है तो उसके परिवार वाले उसकी तेरहवीं करते हैं आत्मा की शांति के लिए। 12 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको दान दक्षिणा देते हैं और उस दिन रिश्तेदारों व मिलने-जुलने वालों को भी भोजन जैसे पूड़ी, सब्जी, लड्डू आदि कराया जाता है। तो कई सोचते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे परिवार वाले ऐसा ना करें, तो वे अपने जीते जी सेंटर पर अपना भोग लगा देते हैं और जो भी मरने के बाद रस्म होती है, वो जीते जी अपने सामने करवा लेते हैं। ये सिर्फ संतुष्टि के लिए कि मेरे मरने पर कोई करे या ना करे, मैंने तो जीते जी करवा दिया है। तो ये वाली बात। तो दूसरा एक मैं बताना चाहता हूँ। जी, जो बोलिए। मधुवन है वहाँ पे सिर्फ जो जेंट्स होते हैं पुरुष उनको ही समर्पित किया जाता है और कुछ अच्छी स्पीकर दीदियाँ होती है उनको वहाँ पे रखते हैं। लेकिन क्या है कि वहाँ पे सब उनका टूर्स ट्रैवल्स और ज़्यादातर लोग आते रहते हैं। पूरे साल भर इनका प्रोग्राम चलता है। और 7 दिन का जो कोर्स होता है वो मधुबन में भी कराते हैं। तो थोड़े-थोड़े लोगों का ग्रुप जाता है। फिर यहाँ पे अगस्त से लेके मार्च तक अगस्त से लेके भट्टिया का प्रोग्राम चलता है। फिर मार्च से लेके दिसंबर वगैरह तक बाबा मिलन चलता है। तो ऐसे पूरा साल इनका चलता ही रहता है। बीच में वो सब पॉलिटिक्स को इनवाइट करते हैं, सब सीएम फिर वो एमएलए उनको इनवाइट करते हैं, गवर्नर वगैरह को। तो ऐसे इनका सब मार्केटिंग चलता रहता है। और जो मधुवन है वहाँ पे लास्ट टाइम मैं जब गया तो मैंने एक चीज नोटिस किया कि जो बड़े-बड़े समर्पित जो होते हैं वो भी जो सेवा के लिए आते हैं उनको डराते हैं कि बताओ ब्रह्मा के कितने साल है। तो हमारे भी शास्त्र पुराण में आते हैं जैसे 100 साल। तो बताते हैं कि 2036 से लेके अभी 1936 से लेके अभी 2036 तक कितने साल बचे। तो हम बोलते हैं कि भी कुछ ही साल बचे। तो वो फिर बोलते हैं कि भाई पढ़ाई का जॉब का वगैरह का क्या वगैरह का तो कुछ अर्थ ही नहीं है। तो तुम यहाँ पे सेवा करो, रेगुलर आते रहो, हर साल सेवा करो, ज्यादा ज्यादा टाइम भी रुक जाओ। कुछ लोग जो जो होते हैं ना बीके फॉलोअर्स, जो छोटी छोटी उम्र के युवा होते हैं वो भी इसमें फंस जाते हैं और वो मैंने देखा कि वो भी सेवा में लगे रहते हैं। जबकि उनको अपना करियर बनाना चाहिए, फिर वो जॉब करना चाहिए। लेकिन इनकी ये जो फिलोसॉफी है ना उसकी वजह से बहुत यंग लोगों को भी मैंने देखा। और क्या है कि यंग होते हैं तब तक वो काम पे रखते हैं, वहाँ पे सेवा लेते हैं, फिर उसके बाद तो उनका कुछ फ्यूचर वहाँ पे नहीं बचता है। और वहाँ पे सब रहने की, खाने पीने की सब डोनेशन जो आता है उससे सुविधा है। तो लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और हर साल इनका प्रोग्राम होता ही है। तो जो फॉलोअर्स है वो हर साल प्लानिंग करते ही है वहाँ पे जाने का। वहाँ पे जाते हैं, घूमते हैं, थोड़ा-थोड़ा वो इनका जो प्रोग्राम होता है उसमें होते हैं। तो हर साल जैसे ट्रिप जैसे घूमने जाते हैं ना वैसा हर साल सब फॉलोअर्स वहाँ पे जाते हैं। और इनके जो बड़े-बड़े जो है वहाँ पे मैंने देखा कि उनका जो समर्पित जो रहते हैं वरिष्ठ भाई जो यज्ञ से स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, जिनकी जिम्मेदारी इंचार्ज की होती है। जैसे सेंटर पे जो मेन दीदी होती है उनको इंचार्ज बोलते हैं, वैसे यहाँ पे मधुबन में अलग अलग डिपार्टमेंट है। उसमें जो होती है ना उसमें जो भाई होते हैं उनको इंचार्ज बोलते हैं, जो पुराने होते हैं, सीनियर होते हैं। और वो तो एक तो डरा के वो वहाँ पे सेवा लेते हैं। फिर उनका वीआईपी भोजन होता है वो अलग से होता है। और एक बार मैंने देखा कि कुछ प्रोग्राम था ना तो जो मेन किचन हॉल है वहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे वहाँ पे कुछ प्रोग्राम था तो उनका था भोजन का। तो सब वो गोल्ड कलर का और सिल्वर कलर का मेन जो होते हैं वो लगाते हैं बेच। तो मैंने देखा कि लोग टूट पड़ रहे, वो वीआईपी भोजन था ना अच्छा। तो मतलब किसी की बारी नहीं आ रही, वो भोजन परोसने वाला है उसके पहले तो सब टूट पड़े। मैं देखा कि ये सब क्या है, ये लोग क्या मतलब इनको कुछ मिलेगा नहीं, ऐसे टूट टूट रहे। और कुछ लोग तो ऐसे
वो भोजन वो है वो भर के जा रहे ठेले में, फिर वो अपने वो जो रहता है उसमें। तो मैंने सोचा कि ये लोग तो मतलब दिखाते अच्छा थे, लेकिन ये बड़े-बड़े जो है वो भी कैसे मतलब इनको कुछ मैनर्स भी नहीं है। तो वो मुझे एक बैड एक्सपीरियंस हुआ वहाँ पे जाने के बाद। और आप दूसरा कुछ भी पूछ सकते हैं मधु इनके बारे में। मतलब आप ये कह रहे हैं जैसे शेयर शेयर पार्टी होती थी तो मैं देखती थी जैसे शेयर के लोगों की वो होती तो लोग टूटे पड़ते हैं। कई लोग अपने पर्स ले जाते हैं उसमें पकोड़े भर लेते हैं पनीर के ये वो। तो मैं जब वहाँ पर देखती थी तो मैंने होटल में एक वो करा था कोर्स तो मुझे मेरा बॉस कह रहा था अभी यहाँ पर शेयर पार्टी होने वाली है तुम सब लड़कियाँ यहाँ से हट जाओ वरना ये लोग तो टूट पड़ते हैं और ये देखते नहीं है। तो खाने पर वैसे इतने सारे लोग टूटे पड़े थे बड़ी शर्म लगी देख के। तो जी, आप जी। ये कह रहे हैं कि मतलब ब्रह्म वैसे ही कुमारियाँ मैंने भी ये देखा कि ये जो हाँ, ये लोग भी बड़े-बड़े टूट पड़ रहे समर्पित हैं। भाई है, वो भी ऐसा कर रहे हैं, तो मतलब इन लोगों को खाने-पीने की ज़्यादा चिंता है और लोगों से फ्री में सेवा लेने का और बस वो अच्छा फ्री में देखने लोगों से देखने सेवा लेते हैं उसका का पैसा नहीं देते ये लोग। वो है, उसमें ही ज़्यादा इनका इंटरेस्ट है। तो जो सेवा लेते हैं उनका जी, अरुण पैसा जी नहीं कुछ देते? पूछना जैसे चाह रहे हैं किसी आपसे। ऐसे इलेक्ट्रिशियन से काम करवाया, प्लम्बर से काम करवाया तो उसको पैसा नहीं देते? नहीं देते उसको जो है वो अरुण जी इशारे से कह रहे हैं। बोलिए अरुण जी। खाने-पीने के मामले में अमृतसर में गुरुद्वारा है, उससे बेहतर क्या माउंट आबू या कोई भी धार्मिक स्थल हो अच्छा नहीं है। अमृतसर के गुरुद्वारे में सब निष्पक्ष है। हाँ, उनके कायदे कानून है उसमें चलना पड़ेगा 15 मिनट के लिए। बाकी खाने का पैसा कोई चार्ज नहीं होता है, वहाँ आने का कोई सुविधा नहीं है। तो माउंट आबू आने के लिए पैसा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि स्वर्ण मंदिर अपना अच्छा है। और फिर ये दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पे खाना कैसे बनता है। ब्रह्म कुमारी वाले वीडियो रिलीज करती हैं, रोटियां ऐसे बन रही हैं, ऐसे बन रही हैं। अरे तुम्हारी बन रही है तुम्हारे बीके वालों के लिए। अमृतसर जाकर देखो, वहां कोई बीके के लिए नहीं बन रही है। जो आएगा वो लंगर खाएगा और जाएगा। तुम बेहतर हो या अमृतसर बेहतर है? ये तो कल से मैं भी सारी वीडियो बनाऊंगा कि ये है ब्रह्म कुमारी और ये है गुरुद्वारा या ये है मंदिर। पूछूंगा इनसे सवाल, इनको जवाब देना पड़ेगा। ब्रह्म कुमारी में माउंट आबू में सिर्फ ब्रह्म कुमारी को खाना खिलाया जाता है। दुनिया जैसे आप चली गई, आपको नहीं खिलाएंगे, आपको वहां रखेंगे भी नहीं। पैसा तुम दुनिया से लोगे, मैं वो साइट भी दूंगा आपको मतलब जहां ये जहां कि मैं बीके जाऊँ शिवानी तो या मेरे ब्रह्म। को नहीं खाना आपका कहने का ये मतलब है नहीं मैं नहीं, माउंट आबू घूमने जाऊँ हाँ तो मुझे नहीं, नहीं मिलेगा खाना? नहीं मिलेगा, एंट्री नहीं मिलेगी अंदर जाने की। अंदर जाने के लिए 15,000 रुपए देने पड़ेंगे आपको। हैं? मैं तो सोच रही थी फ्री हाँ, है। नहीं, वो 15,000 आप दे के अगर नॉन इनका बीके हैं अंदर, खाना क्यों खाऊंगी मैं? 15,000 तो मैं 5 सितारा होटल में खा सकती हूँ। कुछ बेवकूफ फंस जाते हैं। जैसे हम मच्छी पकड़ते फिशिंग करते हैं, कांटे डालते हैं, कोई मच्छी फंसती है ना, वैसे ये लोग फंसाते हैं माउंट आबू में। वहां पार्क बना हुआ है जो इनका नहीं है, जंगलात का है, उस पर कब्जा कर रखा है। वहां 70 साल के बुढ़े जो आता है पार्क घूमने के लिए, उससे अपनी बातें करती हैं। आओ बाबा आए हैं, बाबा आए हैं। आप कितना भी कह लो उस बुढ़े को, तू पागल है, बगल हट, जैसे बात नहीं करनी है, फिर भी पीछे पीछे घूमेगा। ऐसा कर रखा है। एक 70 साल का बुढ़ा आपके पीछे पीछे घूमेगा, बेटी मेरी बात सुन ले, बाबा आए हैं। आप बोल रहे चल बुढ़े हट, उसके बाद भी वो बुरा नहीं मानेगा, आपके पीछे घूमेगा। ऐसा कर रखा है उन्होंने पार्कों में। वहां पे वो पार्क की वीडियो बना के मैं सब दूंगा, मैं इनके एक एक पोल खोल के दूंगा। ये इतने नीच हैं ब्रह्म कुमारी वाले, इन्होंने नीचता की हद पार कर रखी है। परिवार तोड़ने से नीचता क्या हो? परिवार तोड़ दिए, बच्चों को बर्बाद कर दिया, उसके बाद की नीचता क्या होती है? कुछ नहीं होती है। और जैसे मेरी पत्नी मुझे छोड़ चली गई, मुझे कोई दुख नहीं है।
उसका क्या होगा, क्या ये सँभाल लेंगे? मेरी पत्नी को बोलते हैं हम ब्राह्मण परिवार हैं, तो ये सँभाल लेंगे। आज की तारीख में उसको सँभाल पा रही हैं? मेरे बच्चों की फीस कोई भर पा रहा है? मैं तो पूछता था हूँ इनसे, तुम ब्राह्मण परिवार मुझसे अलग हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं खुश हूँ। क्या मेरे बच्चों की फीस इनका ब्रह्म कुमारी का ब्राह्मण परिवार भरेगा? अगर भरता हो तो बताए और रसीद भेजे, पॉडकास्ट में आकर रसीद देखिए तेरे बच्चे की फीस भर गई है, मैं मान जाऊंगा। नहीं तो मैं भरता हूँ, मैं तैयार हूँ उसके लिए। अब ब्रह्म कुमारी वाले ये बता पाएंगे क्या? कोई नहीं बता पाएगा, इनमें दम नहीं है। ये झूठ कहीं खड़ा हो नहीं सकता, तो ये खड़े नहीं हो सकते कहीं भी। अब इनकी टांगे हिल रही हैं। अब मैं इनसे नहीं डरता हूँ, मुझे बहुत धमकी दे ली इन्होंने। इनकी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरी मौत तो निश्चित है, एक समय पे वो होगी। प्रीति जी, आपकी भी जी, मौत जी, निश्चित है। जी, आप जब तक अभी जिंदा है इन्हीं तब के तक बारे कुछ में अच्छा बात काम करते कर हैं, लें। अब अपनी बात ना करिए। तो मतलब ये कि हम ये देख ठीक रहे है। हैं कि ये लोग जो है पैसा लेती हैं, ये फ्री में खाना नहीं देती हैं और अमृतसर में ऐसे बहुत ढाबे हैं। अजीत जी कह रहे हैं फ्री में लंगर होता है वहाँ पर और अच्छा खाना दिया जाता है, पर ये 15,000 चार्ज करती हैं। मैं तो अब तक सोच रही थी कि फ्री में जैसे माउंट आबू मुझे बहुत लोग बुला रहे हैं यहाँ पर ब्रह्म कुमारीज़, तो मतलब मैं सोच रही थी माउंट आबू अगर जाऊँ घूमने तो मतलब इनके यहाँ खाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप वेलकम है, आइए। वहां पे आपको फ्लैट मिलेगा, आराम से रहिए, फिर इनसे बात कीजिए, क्या इश्यू है उसमें? हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि माउंट आबू में अपने पास सब कुछ है। बस एक गेट की एंट्री है कि अंदर जाएं कि नहीं जाएं। ये कहाँ तक ले जाएंगे उसे देखना है हमें। हम 5 आदमी 10 आदमी चलेंगे वहां पे, आप आइए तो सही। 20 आदमी नहीं, 50 मेरा आदमी मतलब चलेंगे। ये है कि जो इनके माउंट बाबा, आबू में लोग रहते हैं, वो तो इनके अगेंस्ट हैं। वो तो इनके हाँ, अगेंस्ट हैं, जो 90 माउंट आबू में लोग रहते हैं, उनको 90% नहीं 90 पसंद। 90% अगेंस्ट है। उनकी दुकानें चलती हैं तो कुछ बोलते नहीं है। भाई जो ग्राहक गया है माउंट आबू में इनकी वजह से गया है, तो पानी ले रहा है, कोई गलत नहीं बोलते हैं उसको, लेकिन बोलते हैं कि तू बेवकूफ आ गया। ठीक है, हम तो 2 रुपए कमा रहे हैं। हुँ। अभी इनकी आधी संपत्ति जंगल के कानून में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आ गई है, वहां इनका कंस्ट्रक्शन रुक गया है। पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन चालू हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है। अभी अपना पॉडकास्ट वहां माउंट आबू में लोग देख रहे होंगे। अब ये पॉसिबल नहीं है। जिनकी तुमने संपत्ति कब्जा की थी उनका पैसा दे दो ना। जो 15 साल पहले की थी, 20 साल पहले की थी, तुम्हारे यहाँ पे वो अपॉइंटेड थी, तुमने उसको निकाल दिया। अब उसने केस किया है, लड़ लो, जीत लो। तुम तो हर जगह केस हारते हो, क्या बड़ाई करते हो? तुम्हारे सारे केस लाके छोड़ दूंगा, कहाँ कहाँ तुम हारे हो। जी, जी, जी। जो भी इनके आदमी है चलिए मुझसे अभी अभी और ये बात करते हैं। उत्तम जी, आपको कुछ और बोलना है तो बोलिए। जी, उत्तम जी, आप म्यूट थे, बोलिए। जी, हाँ, जी, जी। मैं और एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि इनका जी, मैं कुछ भी बोलने जो ये फैसिलिटीज़ होती है, उसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ। वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ वाले हैं, अगर हमारा प्रोग्राम पूरा हो गया, तो फिर हम वहाँ पे जाके बोलते हैं कि सेवा में हमें रुकना है, तो अगर 2 दिन हमने अपना प्रोग्राम के बाद गए कि भई सेवा में रुकना है, तो वो सुनाते हैं कि भई इतने दिन कहाँ थे? 2-3 दिन क्या किया? इधर घूमने का नहीं, अगर प्रोग्राम पूरा है उसके बाद रुकना है तो तुरंत सेवा में लग जाना है। और हुँ। जो बड़े इंचार्ज होते हैं, वो जो है ना अपने फैमिली वाले को लाते हैं, वहाँ पे रुकाते हैं, वहाँ पे उनका सब अच्छा वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन अगर हम वहाँ पे ज़्यादा रुके, तो ऐसा बोलते हैं कि बाबा के घर का फ्री में नहीं खाने का, लेकिन अपने फैमिली वालों को बुलाते हैं। मतलब बोलते हैं बाबा के यहाँ फ्री में नहीं खाना, लेकिन अपने जो रिश्तेदार हैं, जो लौकिक रिश्तेदार हैं, उनको बुला के खिलाते हैं। हाँ, हाँ, उनकी फुल वो फैसिलिटी का यूज़ कराते हैं, लेकिन हुँ, दूसरों को मना करते हैं, जो वीके होते हैं उनको भी, कि आप हुँ। फ्री में कुछ यूज़ मत करो। जी, तो यही बात वो उषा जी भी बता रही थी कि वहाँ पर जो है अगर आपका कोई लौकिक व्यक्ति आ गया, तो वो बता रही थी कि कोई उनका दूर का रिश्तेदार आ गया,
तो इसने जो है उनको बोला कि आसुरों को बुला लेते हैं, ये है, वो ऐसी खूब उसने नाश्ता क्या कर लिया इनके वहाँ पर, तो उसने इतनी बातें सुनाई इसको क्या बोलते हैं उषा जी को। तो उषा जी भी एक समर्पित बहन है जो जिन्होंने आके बताया था। तो अब थोड़ा-सा ये देखते हैं कि ये लोग क्या बातें आखिर ये क्या कहते हैं खाने के बारे में, तो थोड़ा-सा इनके उससे पढ़ते हैं जो ब्रह्म कुमारियों ने लिखा है खाने के विषय में, तो थोड़ी-सी ये पढ़ते हैं। तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये ब्रह्म कुमारी इसकी पोस्ट है। जहाँ तक मुझे याद है कक्षा पुक्का बीके की थी। मेरे पास साझा करने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं है इसलिए पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन कर सकती क्योंकि ये जो मैंने ट्रांसलेट किया है ना तो इसका जेंडर चेंज हो जाता है। लेकिन यह आत्मसमर्पण करने वाली बहनों या नेताओं के लिए नहीं था। आत्मसमर्पण करने वाली बहनें और नेता हमेशा अधिक सख्त थे और आमतौर पर केवल केंद्रों में ही खाते थे। मैं व्यक्तिगत से रूप से नहीं सोचती कि इसे विज्ञान के माध्यम से सिद्ध किया जा सकता है। एक और सामान्य युक्ति जो ट्रिक हमें सिखाई गई थी, वो ये थी कि हम अपने परिवार को के लिए जल्दी से खाना पकाने की पेशकश करें। ज़्यादा बड़ा हो गया है। ताकि हम ही कंपन पैदा कर सकें। फिर से बीके रुकेंगे और भोजन को शुद्ध करने के लिए उसे घूरेंगे। एक प्रोग्राम तैयार करना आसान होगा। उदाहरण के लिए 3 समान भोजन तैयार किए जाते हैं। तो एक पुक्का बीके के द्वारा पुक्का बीके क्या है ये? 1 मिनट मैं इसको दोबारा से इंग्लिश में भी करके दोबारा से देख देती हूँ। क्योंकि मैंने इसको ट्रांसलेट कर लिया ना तो ये है वो। पक्का पक्का बीके शायद मतलब जो पूरा उनका जो फॉलोअर्स है ना, जो उनकी पूरी धारणा हाँ, करता है ना, वो पक्का बीके वो बोलते हैं। हाँ, पक्का बीके ये पुक्का कर दिया इसने, पक्का बीके। तो 3 समान भोजन तैयार किए जाते हैं। एक तो पक्का बीके द्वारा, दूसरा तटस्थ नियंत्रण द्वारा गैर बीके माता-पिता मन की सामान्य स्थिति और तीसरा यौन उत्तेजना की उच्च स्थिति में एक व्यक्ति द्वारा, उदाहरण के लिए अश्लील साहित्य या एक्शन फ़िल्में देखना। तो मतलब 3 तरह के ये समान भोजन तैयार करते हैं। फिर भोजन 2 समूहों को खिलाया जाएगा। एक तो पक्के बीके को और एक तटस्थ नियंत्रण ग्रुप को। यानी इन्होंने कोई लैब एक्सपेरिमेंट किया है। ये जो दूसरा ग्रुप है ये वैसा वाला ग्रुप है जो कि न्यूट्रल कंट्रोल ग्रुप है। फिर किसे अपनी मनःस्थिति में किसी भी बदलाव के बारे में रिपोर्ट करनी होगी। स्वीकृत मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा होगा यदि प्रयोग को प्रभाव डालने के लिए कुछ समय देने के लिए मान लीजिए 1 सप्ताह के लिए किया जाता। ज्ञान के बिना कोई भी विश्वास भक्ति ही है। आजकल वास्तव में बहुत परिष्कृत और उन्नत मस्तिष्क स्कैनर उपलब्ध हैं जिनका उपयोग अधिक सटीकता के साथ किया जा सकता है। हम जानते हैं कि मस्तिष्क के कौन से हिस्से यौन प्रतिक्रियाओं में शामिल होते हैं, इसलिए इसे जांचना मुश्किल नहीं होगा। मैंने एक कॉड वैज्ञानिक पेपर पढ़ा जिसे बीके ने अपने सीएडी प्रचार कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए पेश किया था। कोरोनरी धमनी रोग के रोगियों में स्वस्थ जीवन शैली के माध्यम से कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रतिगमन माउंट आबू ओपन हार्ट ट्रायल। तो बीकेडब्ल्यूएसयू ने लिखा कि 123 एंजियोग्राफिक रूप से प्रलेखित मध्यम से गंभीर कोरोनरी धमनी रोग सीएडी रोगियों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन शैली एचएलएस कार्यक्रम दिया गया जिसमें कम वसा, उच्च फाइबर, शाकाहारी भोजन, माध्यमिक एरोबिक व्यायाम और राजयोग ध्यान के माध्यम से तनाव प्रबंधन शामिल था। यह हास्यास्पद है क्योंकि कम वसा का उच्च फाइबर शाकाहारी आहार, मध्यम एरोबिक व्यायाम और राजयोग ध्यान बिल्कुल वही था जिसके लिए हमें 30 साल पहले कृपलानी कबीले द्वारा हेय दृष्टि से देखा जाता था, आलोचना की जाती थी और डाँटा जाता था। मैं इसके बारे में अच्छी तरह से जानती हूँ क्योंकि मैं उन स्वास्थ्य भक्तों में से एक थी। क्षमा करें यदि मैं चीनी और दूध वसा दल को इसे अब एक सेवा उपकरण के रूप में उपयोग करते हुए कुछ हद तक कड़वी हूँ। मैं सी बनने के लिए सेवाएँ निःशुल्क भी दूँगी। तो अब तक हमने खाली ये पढ़ा कि जो खाना है ये सजेस्ट कर रहे हैं कि क्योंकि बीके वालों ने ये दिखाया था कि भई
इन्होंने कोरोनरी हार्ट वाली जो डिजीज़ेज़ हैं वो अपने शाकाहार, राजयोग वगैरह से ठीक करी हैं। तो इसने कहा कि ऐसा 3 तरह के खाने बनवाओ, एक तो सात्विक उससे और एक कंट्रोल ग्रुप होगा और एक यौन वाला, और उनकी प्रतिक्रिया 1 हफ्ते तक उनको सेम खाना ऐसे लोगों द्वारा बनवा-बनवा के दिया जाए, फिर प्रतिक्रिया देखी जाए। तो लेखराज तो पहले जो हिंदू समाज था उसकी बुराई करता था, क्योंकि इस हिंदू समाज जो था, जो वेद पढ़ते हैं, वो सात्विक भोजन करते थे, वो लहसुन प्याज नहीं खाते थे और वो शाकाहारी भोजन करते थे, तो उनकी वो बुराई करता था। फिर बाद में वही चीज़ वो खुद कर रहा है। ख़ैर, आगे चलते हैं। टोटोलॉजिकली चैलेंज्ड डाउ ने लिखा मेरे, चलो मैं इतना सारा अ, क्या पढ़ती हूँ, यहाँ पढ़ती हूँ। मुझे लगता है इससे फ़र्क पड़ता है कि भोजन कैसे उगाया और चुना गया है, ये भी नहीं मुझे पढ़ना। आगे पढ़ते हैं। खास मुद्दे। निष्कर्ष अनिर्णीत है, क्योंकि मैं उन बीके के बारे में जानता हूँ जो अपने परिवारों के साथ रहते थे, फिर भी अपना भोजन स्वयं पकाते, तैयार करते और पेश करते थे जैसा कि उन्हें निर्देश दिया गया था। मुझे पता है, क्योंकि मैं उनमें से एक थी। मैं मुरली आदि में जो लिखा है उसे बीके की परिभाषा के रूप में स्वीकार करना पसंद करती हूँ, बजाय इसके कि लोग इसकी व्याख्या या संशोधन कैसे करते हैं, खासकर जब मानकों को कम करने की बात आती है। भारत में क्या होता है जब एक पति बीके बन जाता है और उसकी पत्नी नहीं बनती? मुझे ये कहते हुए खेद है, लेकिन यहाँ आपके ट्रैक रिकॉर्ड के साथ कुछ सबूत देखे बिना, उदाहरण के लिए यह स्पष्ट रूप से और आधिकारिक तौर पर कहीं लिखा हुआ है, मैं आप पर विश्वास नहीं करूँगी और ये नहीं मानूँगी कि आप केवल कहानी का हिस्सा बन रहे हैं। उदाहरण के लिए, बीके किसी विशेष अवसर पर और लौकिकों को शांत करने या नाराज़ न करने के लिए अपना भोजन खा सकते हैं, लेकिन यह आम तौर पर थोड़ी असुविधा और बहुत अधिक भोजन देने के साथ किया जाएगा, कि यह कोई आम जगह हर दिन होने वाली घटना नहीं होगी। हाँ, वास्तविक प्रयासकर्ता, केंद्र प्रभारी आदि नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि पीपी कहते हैं। मतलब ये कह रही है, अगर जो लोग घर में रहते हैं और जिसका हस्बैंड बीके में है और वाइफ नहीं है, तो ये वो लोग नहीं मानते इस बात को। जो जो केंद्र सेंटर पे रहते हैं वो मानते हैं। ऐसा करने से युग की शुरुआत ठीक हो जाती है और कहानियों में बताया जाता है कि शुरुआती बीके को कैसे कष्ट सहना पड़ता है और उन्हें प्रयास करना पड़ता है। मैं कहूँगा कि शायद यह पश्चिम में बड़ा है, जहाँ अधिकांश गैर बीके परिवार मांस खाने वाले हैं। सच तो यह है कि एक वास्तविक बीके शायद ही अपने परिवार को देख पाएगा, वे हमेशा सेवा कार्य के लिए बाहर या स्थानीय केंद्र में रहेंगे। फिर से मुझे पता है, क्योंकि मैं उनमें से एक थी। एक चीज़ जो मैंने कभी नहीं देखी या जानती, वह ये है जब शीर्ष वरिष्ठों को किसी औपचारिक कार्यक्रम या अवसर पर बुलाया जाता है, तो वे क्या करते हैं? क्या वे कांटे के साथ सलाद के साथ खेलते हैं या फिर सिर्फ फल खाते हैं? वरिष्ठ नागरिकों को, जैसा कि आप उन्हें कहते हैं, बीके भीड़ से कुछ विशेष भोजन खिलाया जाता था या दिया जाता था। यानी यहाँ पर इसने एक क्वेश्चन उठाया है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं, तो वो सलाद क्या अपने काँटे से खाते हैं, जैसा कि यहाँ विदेशों में होता है? आगे देखते हैं क्या-क्या लिखा है इसमें। अ, वे जहाँ भी जाते हैं भोजन की योजना बनाते हैं और फ़िल्मी सितारों की तरह लोगों को उनकी ज़रूरतों के बारे में सलाह देते हैं। यानी इनका खाने पे इतना ध्यान है, जहाँ भी जाते हैं लोगों को बताते हैं हम ये खाएँगे। मैंने देखा है कि वरिष्ठ लोग आतिथ्य के पारंपरिक तरीके से आम बीके द्वारा भोजन की पेशकश करते हैं और वे इसे अस्वीकार कर देते हैं। और जब मैंने इस बात पर जोर और जब इस बात पर जोर दिया जाता है, कृपया आपको प्रयास करना चाहिए आदि, तो कुछ फल, चाय, उबला हुआ पानी अशुद्ध तरंगों को नष्ट कर देता है, उबला हुआ भोजन नहीं करता, या कोई भी वस्तु स्वीकार करेंगे जिसके कम से कम निम्न तरंगों से युक्त होने की संभावना हो। आशा है अब आप और भी अधिक स्पष्ट कर लेंगे। हो सकता है आपको वह किस्सा याद आ गया हो जिसे मैंने मंच पर कहीं और साझा किया था, जहाँ पुरुष केंद्र प्रभारी, जिससे मैंने ये सीधे तौर पर सुना था, थोड़ी देर के लिए एक अधिक वरिष्ठ बहन की मेजबानी कर रहा था। उन्होंने केंद्र को तैयार करने, अच्छी सामग्री खरीदने, बाबा की याद में भोजन तैयार करने, भोग लगाने और दोपहर के भोजन के समय उनके आगमन के लिए सही समय पर तैयार करने में बहुत परेशानी उठाई।
आगमन पर उसने मूल रूप से उसे अपने ही आवास से बाहर निकाल दिया और खाना अपने साथ ले जाने को कहा। मतलब ये खाने के लिए बहुत ज़्यादा वो करते हैं, मीन मेख निकालते हैं और जहाँ भी जाते हैं खाने के ऊपर बहुत चुपचाप नहीं रहते, बल्कि लोगों को फरमाइशें बताते हैं, हम ऐसा नहीं खाएँगे, वैसा खाएँगे, ऐसा खाएँगे। ऐसा ही मुझे लग रहा है इसमें अब तक पढ़ के। और मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि बीके में सब तो मैं समझ गया था, उनका जो फिलोसॉफी है, फिर उनका जो भी है वो तो समझ गया, लेकिन मुझे एक डाउट रहता था कि ये जो संदेशिया वगैरह होती है वो ट्रांस में जाती है, फिर वो मुझे समझना था। लेकिन मैं एक बुक पढ़ रहा था, योग के चमत्कार, उसमें मैंने पढ़ा कि पहले जो थे जो बुक लिखा था उसने राइटर ने ऐसा लिखा था कि कोई बाबा थे, चमत्कारी थे, तो वो क्या है कि अपने जो फॉलोअर्स थे ना, जो उनको फॉलो करते थे, तो जिनसे जो बाबा के फॉलोअर्स थे, जिनने दीक्षा ली थी बाबा से, तो वो उनको कम्युनिकेशन के लिए, माइंड से कम्युनिकेशन के लिए एक मेथड सिखाते थे, जिसमें वो कुछ गोला वगैरह सब ब्रह्मांड का उसमें सब ड्रॉ करते थे। फिर वो उनको बताते थे कि एक मेरा फोटो यहाँ पे लगा दो और मुझे याद करोगे तो मुझे मिल जाएगा, फिर हम दूर से भी बात कर सकते हैं। तो ऐसा ही इनका कुछ है, तो मुझे आज ही पता चल गया। जी, और आगे पढ़ते हैं कि ब्रह्म कुमारियां गैर बीके को नकारात्मक स्पंदनों वाला शूद्र मानती हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ-साफ लिखा है कि ये लोग जो हैं वो गैर बीके को शूद्र मानती हैं। इसलिए वे सभी बीके को गैर बीके से न खाने का सुझाव देती हैं। आप कह रहे हैं कि बीके अपने गैर बीके माता-पिता से खाना खाते हैं। मैंने बीके को गैर बीके अविवाहित लड़कियों से खाना खाते हुए देखा है, जबकि उनकी सगी बहनें जो शादीशुदा हैं उनसे खाना खाने से इनकार कर देते हैं। तो ये जो है अविवाहित लड़कियों से बनाया हुआ खाना तो खा लेते हैं जो गैर बीके हैं, लेकिन अगर वो बहनें शादीशुदा हैं तो उनसे नहीं खाते हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वे क्या सुझाव देना चाह रहे हैं। सबसे पहले बीकेज़्म ज्ञान को स्थानांतरित करने वाला खाद्य कंपन सिर्फ एक बकवास है। यदि बीके द्वारा तैयार किया गया भोजन सकारात्मक कंपन के साथ है, यानी उसमें पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं और ये कहा जाता है कि ये खाने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाता है, तो क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं कि बीके केंद्र में रहने वाले एक बीके भाई और बीके बहन ने बीके का खाना खाने से अपने साथ रहने वाली एक अन्य बहन बीके बहन की हत्या क्यों कर दी? तो मतलब ऐसा हत्या का मामला सामने आया है, जबकि 2 बीके जो हैं उन्होंने मिलकर एक तीसरे बीके की हत्या कर दी। आबू मुख्यालय में रहने वाले बीके का खाना खाने वाले बीके पर बाल शोषण का आरोप क्यों लगाया गया? अगर ये वाली बात भी कहने वाली बात है, अगर ये बीके वाले इतने दिव्य गुण संपन्न हैं और जो ये खाना बनाते हैं बड़ा सात्विक और बड़ा गुण संपन्न है, तो इनके गुण कहाँ गए जो इन्होंने हत्याएँ तक कर दी और चाइल्ड मोलेस्टेशन किया? एक बीके ने इसके बारे में जवाब भी दिया और कहा है कि मैं इसको बचाव नहीं करूँगा, और उसने एक और भी बात कही है, वो भी पढ़ लेते हैं। ये कही है कि आप एपीजे यहाँ पर से पढ़ते हैं, आधिक आधमिक
आध्यात्मिकता की यात्रा बिल्कुल सही है, लेकिन ब्रह्म कुमारी जो इस यात्रा के लिए एकमात्र वास्तविक ट्रैवलिंग एजेंट होने का दावा करते हैं, धोखेबाजी और धोखेबाज हैं, और उनकी एजेंसी अपने किसी भी यात्री को सही नियति तक नहीं ले जा रही है। ब्रह्म कुमारी इसका मुख्य उद्देश्य अपने अनुयायियों को भोजन के मुद्दे पर उनके परिवार से अलग करना और फिर उनका शिकार करना है। ये बहुत अजीब बात है। आप एपीजे अब्दुल कलाम की अबू मुख्यालय की यात्रा के बारे में जानते हैं और आपने उनके भाषण और उनके विचारों का सारा विवरण दिया था, लेकिन आप अब ब्रह्म कुमारी इसके खिलाफ सिर्फ 2 मामलों के बारे में नहीं जानते हैं, जिनमें से एक प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ और आगरा के उस मामले में बीके भाई और बीके बहन को जेल भी भेजा गया। लेकिन वैसे भी आप केवल बीके की सकारात्मक खबरों में रुचि रखते हैं, इसलिए आपको इसे गूगल पर खोजने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि इन सारे फूड की बात पर कोई पवन जो बीके है उसने यहाँ पर जो है कहा कि मतलब जलेबी बना रही है, तो ये उसके में कह रही है कि आप खाली सकारात्मक खबरों को खोजते हैं। कभी ये नहीं देखते कि वहाँ पर कितनी हत्याएँ और कि क्या-क्या हुआ है। आप सबूत की बात कर रहे हैं। सिस्टर शिवानी से जब अपने एक इंटरव्यू में बाल शोषण के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने इसे स्वीकार भी किया, यानी बाल शोषण होता है वहाँ पर, और शिवानी ने इस बात को कबूला था। और अपने बचाव करने वाले बीके को लेते हुए आपके पास बीके का बचाव करने या बचाव न करने के सभी अधिकार हैं। हालाँकि ब्रह्म कुमारी इसका बचाव करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास किसी भी देश के शैक्षिक बोर्ड से संबद्ध ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय से मास्टर इन युक्ति की डिग्री होनी चाहिए। यानी ये लोग जो जलेबी बनाते हैं उसको ये लोग युक्ति युक्त कहते हैं। तो जिसने युक्ति युक्त यानी जलेबियों में मास्टरी कर ली है, वो जो है अपना वो जो है इन सबको हैंडल कर सकता है, ये सारे केसेस को। और भी आगे पढ़ना है तो लिखा है, क्या यह आगरा केस पानीपत की घटना है, जहां एक बहन ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली और केंद्र प्रभारी और अन्य बीके ने शव को हटा दिया और पुलिस के सामने सबूत साफ कर दिए क्योंकि वो इसमें शामिल थे। हाँ, मुझे और भी विवरण चाहिए। जहां तक सीएडी कार्यक्रम का संबंध है, हम सभी अभी भी बहुत आगे नहीं है। क्या ये आहार और व्यायाम में बदलाव जिसने व्यक्तियों को बचाया या बीके ध्यान है ये? चूंकि हमारे पास बीके अभी भी हृदय रोग से मर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि ये आहार और व्यायाम की वजह से था। अगर आप अपना आहार अच्छा कर लें और व्यायाम करें तो इसी से आपके हार्ट में फ़र्क पड़ेगा। आपको राजयोग करने की ज़रूरत नहीं है। वैज्ञानिक पेपर में एक छोटी-सी बात का उल्लेख किया गया है कि बीके कार्यक्रम ने लोगों को अपने शासन परिवर्तन पर टिके रहने में कितनी अच्छी तरह मदद की, लेकिन इससे कई निष्कर्ष नहीं निकाले गए। मैं कलाम के लिए आबू में नहीं थी, लेकिन मुझे पता है कि कलाम बीके के लिए नहीं बल्कि एक अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए गए थे। पर ये लोग तो मतलब बड़े अपॉर्चुनिस्ट हैं ना, तो इन्होंने अपने लिए लिख दिया कि भई देखो यहाँ पर तो भी अब्दुल कलाम आए हैं, लेकिन वो किसी और काम के लिए गए थे। इसे हेल्प योर बॉडी कहा गया। कलाम ने साईं बाबा के अस्पतालों और शिक्षण सुविधाओं को भी संरक्षण दिया। अब आप देखिए कि कलाम भी मुसलमान था, साईं बाबा भी चांद मियाँ था और लेखराज भी आफताब था। तो ये सारे ही एक दूसरे को प्रमोट करते हैं, तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी। कलाम ने साईं बाबा के अस्पतालों और शिक्षण सुविधाओं को भी संरक्षण दिया, इसलिए वह सिर्फ राजनीति है। मुझे नहीं पता कि यह कितना प्रभावी था। गरीबी और कुपोषण और भी बड़ी समस्या है, लेकिन उनका भाषण यहाँ माउंट आबू में ग्लोबल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर का भी जिक्र करता है। 9 साल के अध्ययन अबू हेल्दी हार्ट ट्रायल ने निष्कर्ष निकाला कि प्रथाओं ने सीएडी प्रतिगमन में 11.82 सुधार किया है, शुद्ध रक्त को महाधमनी में 30% से अधिक पंप किया है और कोलेस्ट्रॉल में 24% की कमी हुई है। पर ये सब जो है अच्छा खाना और व्यायाम की वजह से हुआ है। इसका बीके से कुछ लेना-देना नहीं है। क्या भगवान को शहरी मध्यम वर्ग को ये सिखाने के लिए आना होगा कि उनका धन और अधिक खाना उन्हें बीमार बना रहा है? या ये केवल केवल प्रचार, मूल्य और सामाजिक उत्थान के बारे में है? शोध निष्कर्षों के आधार पर क्या बीकेडब्ल्यूएसयू ने
वैश्विक श्रीमत जारी किया है कि सभी बीके को अब भूरे चावल और उबली हुई सब्जियां खानी चाहिए, या वे अभी भी वही खा रहे हैं? तो यहाँ पर किस टाइप का खाना दिया जाता है उत्तम जी, ये बताइए? क्या यहाँ पर उबला खाना दिया जाता है, हरी सब्जियां उबली हुई, या तो ये ड्रॉप हो गए हैं। तो मतलब ये लोग जो हैं वो हर जगह अपॉर्चुनिस्ट हैं। जहाँ पर इनको फ़ायदा हो रहा है वहाँ पर हर वक़्त कह देते हैं कि ये तो बीके की वज़ह से, ये तो बीके की वज़ह से है। पर ये ज़रूरी नहीं है कि ये बीके की वज़ह से हो रहा है। ये एक पिरामिड स्कीम है स्लेव्स बनाने की। बोलिए उत्तम जी। जी मैम, आप अगर कुछ पूछना चाहें तो भी के बारे में मुझे पूछ सकते हैं। और बीच में जो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया था वो संदेशी वाला ट्रांस वाला, तो उनको उनका बस यही एक होता है ट्रांस वाला, इसी के ऊपर उनका पूरा सब चला हुआ है। जो योग योग कराते वो त्राटक त्राटक जैसा जो योग कराते, और आज हम जो है ना वो और खाने आगे पे को बात तो कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि खाने का मुद्दा जो है आप लोगों ने उठा दिया है, तो खाने पर ही हम आगे एक और चीज़, मैं लास्ट एक चीज़ और दिखा के पढ़ना चाहती हूँ, कि ये भी एक बीके ने लिखा है कि आज्ञाकारी दासों के काम पर एक पिरामिड पंथ, ये जो बीके का पंथ है ये आज्ञाकारी दास बनाता है। इनका उद्देश्य है दास दासी बनाना, और ये एक पिरामिड स्कीम है। और साम्राज्य का निर्माण करने की नैतिकता क्या है, जिस पर आपका पूरा नियंत्रण था, फिर किसी को भी अंदर आने और कुछ भी करने की अनुमति देने के लिए नियमों को बदलना, यहाँ तक कि उन नियमों के विपरीत जिनके साथ आपने शुरुआत की थी। या धर्म को ले लो और इसे बाहर खाने सहित एक व्यवसाय में बदल दो। साथ ही पश्चिमी या पश्चिमीकृत बीके के लिए बोलना ठीक है कि बीकेडब्ल्यूएसयू कितना उदार या ढीला हो गया है, लेकिन भारत में उन सभी 10,000 महिलाओं की स्थिति क्या है जिन्हें उन्होंने गुलाम बना लिया है, जिनमें से कुछ लोग शायद ही अपना केंद्र छोड़ते हैं। रिश्तेदार का खाना खाने से कितनी हानि होती है। उदाहरण के लिए, क्या माएँ ठीक है लेकिन मौसी और चचेरी बहनें ठीक नहीं है? जब मैंने पढ़ा कि एक बीके ऐसा खाना खा रही है जो कुंवारी महिलाओं द्वारा नहीं बल्कि विवाहित महिलाओं द्वारा पकाया गया था, तो मुझे हंसना पड़ा। बीके को सोचना चाहिए कि वह इस्लामी स्वर्ग में है। 75 वर्ष और करोड़ों डॉलर के बाद भी विश्वविद्यालय ने अंतर साबित करने के लिए सरल शोध क्यों नहीं किया है, या नहीं? और क्यों, जब वेदों में ऐसे साधुओं की कहानियां हैं जो मांस खा सकते हैं? ऐसे कोई नहीं है, ये लोग बताते हैं। वेदों में कोई भी ऐसे साधु नहीं है जो मांस खाते हैं। और फिर जानवर को जीवित कर सकते थे, तो क्या पृथ्वी पर 108 या 16,108 सबसे शक्तिशाली आत्माएं हो सकती हैं जो सभी तत्वों को बदलने जा रही हैं, या दुनिया अपनी योग शक्ति के साथ अपनी दादी द्वारा पकाए गए दाल का एक कटोरा नहीं खाते हैं, जिन्होंने शायद उनसे मुकाबले बहुत समय पहले सेक्स किया था? पूरा मामला एक अतार्किक कूड़े का ढेर है। मैं ऐसे बीके को जानती हूँ जो बहुत सारी दवाएं लेते थे और पार्टी करते थे। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि इससे उनका मन बदल गया। उनका खाना खाना शुद्ध, और किसी गैर बीके का खाना अशुद्ध क्यों होगा जिसने कभी ड्रग्स नहीं लिया, कभी पार्टी नहीं की? मुझे लगता है कि बाहरी लोगों को ये कैसा दिखता और सुनाई देता है, ये उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। यह हिंदुओं को विश्वास दिलाने के लिए कि वे धार्मिक हैं, जाति में जन्मे ब्राह्मणों के रूप में अभिनय करना एक नाटक है। मतलब इनके कहने का ये है कि कई जो ड्रग लेने वाले हैं, जो ब्रह्म कुमारियाँ बन गई हैं, वो खाना बना रही हैं तो बड़ा दिव्य लग रहा है, और जो बाहर के गैर बी के जो लौकिक लोग हैं, वो लोग बेचारे सीधे सरल हैं, जो ड्रग्स वगैरह कभी नहीं लिए उन्होंने, जो बड़े धार्मिक थे, वो खाना बनाए तो बुरा है। बस मुझे आज के लिए इतना ही कहना था। और कोई भी जॉइन हो सकता है अगर अपना कोई पॉइंट रखना चाहता हो। उत्तम जी, आप लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए, नहीं तो फिर मैं स्ट्रीम क्लोज करती हूँ। जी मैडम, ये तो एक मधुबन के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। वहाँ पे जो भोजन हुँ। देते हैं वो थोड़ा सात्विक रहता है, और वहाँ पे
जैसे बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल जॉब भी है। तो बताइए, एग्ज़ाम्पल में क्या दिया जाता है? मुझे ब्रेकफ़ास्ट, लंच और डिनर तीनों बताइए। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सोलर सिस्टम लगा हुआ है जिससे खाना पकता है, और हुँ। वहाँ पे अलग डिफरेंट डिफरेंट किचन्स भी है, जो इंचार्ज होते हैं डिपार्टमेंट के उनके लिए भी खुद खाना पका सके वो व्यवस्था किचन की होती है। एक बड़ा सा किचन है जिसे भोलेनाथ का भंडारा बोलते हैं। वहाँ पे भोजन पकाने की सब सोलर की बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। और भोजन वहाँ पे ऐसा रहता है, सुबह जो होता है ना वहाँ पे फुल भोजन होता है, जैसे कि रोटी हो गई, और ज़्यादातर वहाँ पे वो वो जो आलू होते हैं उसकी ग्रेवी वाली सब्जी ज़्यादा मिलती है, तो सुबह वो पराठा हो गया या फिर वो रोटी हो गई, और वो सब्जी हो गई, ऐसा सुबह ब्रेकफास्ट में वो मिलता है। फिर दोपहर को 2-3 सब्जी होती है, फिर दाल-चावल होते हैं, फिर शाम को ज़्यादातर कढ़ी-खिचड़ी होती है, और हल्का भोजन रहता है शाम को, और ये भोजन के बाद दूध भी मिलता है। तो मुझे एक ऐसा बोलना था कि दूध आजकल तो ज़्यादातर मिलावटी आता है, तो वो लोग वहाँ पर भी वही दूध का यूज़ करते हैं। वहाँ पे उनके बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं जो बातें करते हैं अच्छी-अच्छी कि आप हेल्थी चीज़ें खाओ, ये करो, वो करो। तो सबसे पहले उनको तो जैसे अभी वीगन कल्चर बढ़ रहा है, तो सबसे पहले तो उनको दूध जो देते हैं, तो उसके बारे में सोचना चाहिए कि उससे थोड़ी दिक्कत भी होती है, तो दूध का ज़्यादातर वहाँ पे प्रयोग होता है। लेकिन जो हेल्दी लोग होते हैं वीगन होते हैं, वो तो दूध का यूज़ नहीं करते हैं, तो ये भी उनको एक ध्यान में रखना चाहिए। और जी। खाने-पीने की तो वहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ है, जो चाहिए वो मिलता है, जो बनाना है वो भी बना सकते हैं। वहाँ पे फ्रूट, सलाद सब मिलता है, और जब लेकिन बड़े-बड़े मेरे साथ जब जो उषा बहन एक थी अभी आई, वो कह रही हैं वो सब रखा रहता है पर आप ले नहीं सकते। सेंटर जो है इंचार्ज वो उसकी परमिशन के बिना आप चाय भी नहीं पी सकते और जी, बना जी के। मैडम। अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं और ना कुछ छू सकते हैं। तो अच्छा, वो तो एक बार इसके सिर में बहुत दर्द था, वो चाय बनाना चाहती थी, तो उसने पूछा कि क्यों बनानी है? इस समय क्यों करना है? तो इस तरह से वो पूछा-ताछी करते हैं, वो कुछ छूने नहीं देते वहाँ पर और ये चीज़ें रखी रहती हैं, ये अपनी कुछ ही बहनों को दिया जाता है, ये जो चीज़ें हैं। अब मैं थोड़ा-सा और एक चीज़ शेयर मुझे दिख गई, तो मैं इसी खाने के ऊपर एक और भी बात शेयर करूँगी। ये बिल्कुल सच है कि 10, 20, 30 साल पहले बीके योगी और त्यागी बनने के लिए अपने प्रयासों में कहीं अधिक ईमानदार थे। लेकिन मुझे लगता है कि बदलाव का एक हिस्सा सिर्फ धन तक ही सीमित है। उनके पास अब अधिक पैसा है इसलिए वे अधिक भोग-विलास करते हैं। वे अधिक धनी अनुयायियों को आकर्षित करना चाहते हैं, इसलिए वे उन्हें आकर्षित करने के लिए अधिक सुविधाएँ प्रदान करते हैं। यह सब पतन का प्रमाण है। और फिर वरिष्ठों को आमतौर पर अनुयायियों या बीके सेवकों की तुलना में अलग और बेहतर व्यंजन खिलाए जाते थे। यानी कि जो बीके के लोग हैं उन कुछ लोगों को बीके के सेवकों के अलावा जो है बहुत अधिक बेटर क्वालिटी ऑफ फूड खिलाया जाता है। ओम मंडली काल के दौरान उनके पास सभी प्रकार की विलासिताएँ थीं और अब उनके पास धनी अनुयायियों की बदौलत सभी प्रकार की विलासिताएँ हैं और उन्होंने अपने जीवन में कभी एक दिन भी काम नहीं किया। रैंकिंग प्रणाली को बीके इन्फो पर दोहराया गया है। बीके के बारे में कुछ भी सकारात्मक कहने वाला व्यक्ति यहाँ निम्नतम रैंक का है। समस्या लोगों द्वारा बीके के बारे में सकारात्मक बातें कहने में नहीं है, समस्या ठोस तथ्य, तर्क और अवलोकन की कमी और समस्याओं को स्वीकार करने में है। सम्मान तो कमाना ही होगा। यहाँ आने वाले अधिकांश बीके या बीके समर्थकों के साथ समस्या ये है कि वे अतार्किक स्तर तक बीकेडब्ल्यूएसयू का बचाव करना चाहते हैं। अनिवार्य रूप से यदि वे कर सकते हैं तो वे बीकेडब्ल्यूएसयू के बारे में किसी भी आलोचनात्मक बात को दबा देना चाहते हैं। यानी जो लोग डिफेंड करते हैं जैसे यहाँ पर रमेश यादव या जितने भी बीके के लोग बैठे हैं वो अतार्किक बात करते हैं और उनकी जो भी हम बुराई करें बीके की तो वो उसको दबा देना चाहते हैं। मैं केवल एक बीके के बारे में सोच सकती हूँ जिसने वास्तव में कहा था हे भगवान ये गंभीर है हमें इसे रोकना होगा।
इनमें से कोई भी हमने जो खोजा है उसकी गंभीरता को स्वीकार करने में सक्षम नहीं है, इसके नैतिक पहलू पर विचार नहीं किया गया है। खैर ये सारी बातें मैं आगे बताना चाहती हूँ आपको कि विषय पर वापस आते हैं कि मैंने कुछ बीके को ये भी कहते सुना है कि कैसे बीके अपने स्नान के पानी को अपने कंपन से शुद्ध करते हैं और कैसे हर सुबह नहाने का सारा पानी नालियों में जाकर अपने आसपास के तत्वों दुनिया को शुद्ध करता होगा। ईमानदारी से रिपोर्ट के अनुसार 100%। मैं स्वीकार करती हूँ ये कोई आधिकारिक राय नहीं है, लेकिन बीके आंदोलन के भीतर चल रही सोच और बातचीत का परिणाम है। तार्किक रूप से वही तर्क बीके के पेशाब और मल पर भी लागू होना चाहिए। निश्चित रूप से बीके द्वारा किए गए पेशाब और शौच सभी सकारात्मक शुद्ध स्पंदनों से पूर्ण होने चाहिए। इस पर विचार करें। 1 लाख बीके हर दिन 2 लीटर पेशाब और 1 किलोग्राम मल का उत्पादन करते हैं, जो सकारात्मक कंपन से भरा होता है, जो तत्वों से बाहर जाता है। यह आश्चर्य की बात है कि वे किसी के गुलाबों पर लगाने के लिए दादी जानकी इसको बेचने की कोशिश नहीं करते हैं। खैर वास्तव में यह गाल पर जीभ थी, जिसका मतलब थोड़ा व्यंग्यपूर्ण था। यदि किसी दलित की परछाई भूजन के ऊपर से गुजर जाए तो जाति में जन्मे ब्राह्मण चिंतित हो जाते थे। यह वह है जिस पर आप विश्वास करते हैं और जिस पर आप विश्वास करते हैं, और मैं मनोदैहिक प्रतिक्रिया को नजरअंदाज नहीं करती। अ, यदि आप विश्वास करते हुए खाते हैं उसमें कुछ बुरा है तो आप उल्टी कर देंगे, तो आप एक स्वपूर्ति की भविष्यवाणी करते हैं और संभवतः उल्टी कर देंगे। क्या क्या लिखा है? वो जो पानी पूरी वाला था वो मैं पढ़ना चाहती थी, वो मुझे मिला नहीं अभी। मैंने शायद छोड़ दिया ऊपर। हाँ, ये था। हाँ, ये मैं पढ़ना चाहती हूँ। और कितनी बार माफ़ी माँगेंगे? क्योंकि यहाँ पर कोई भी बातें ऐसा मामला है तो क्षमा कर दें, जैसे कोई बात हो जाती है बीके में तो ये कह देते हैं कि ऐसा मामला है तो क्षमा करें। आप कितनी बार माफ़ी माँगेंगे? बीके ने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है जिसे माफ़ किया जा सके। उन्होंने हत्या करने से भी बदतर अपराध किया है। अगर हत्या आदमी को एक बार मार देती है तो बीके का ब्रेन वॉश उसे रोज-रोज मारता है, जब किसी को इसका एहसास होता है। माफ़ी माँगने से समस्या का समाधान नहीं होगा। दरअसल माफ़ी माँगना बाबा के ज्ञान द्वारा दिया गया हथियार है, क्योंकि इसने अनुयायियों को सिखाया है झुक-झुक मर-मर सीख, और आप उसी का उपयोग कर रहे हैं। लगता है तुम्हें सच्ची माफ़ी का मतलब ही नहीं पता। विषय पर वापस जाएँ, मैंने हाल ही में बीके को उनके 7 दिवसीय भट्टी कार्यक्रम के दौरान पानी पूड़ी पेश करते देखा। यह मुझे उस दिन की याद दिलाता है जब मुझे सिखाया गया था कि पानी पूड़ी खाना आपकी जीभ की गुलामी के समान है, और ये साबित करता है कि आपने अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं पाया है। उनके ज्ञान ने हमें जीवन की लगभग हर छोटी बड़ी मौज मस्ती से रोक दिया, और अब नई पीढ़ी वही कर रही है जो 10-15 साल पहले प्रतिबंधित था। तो ये भी एक चक्कर है कि जो बीके में पहले गए थे उन पर ये लोग ज़्यादा जो है प्रतिबंध लगाते थे, उनमें पानी-पूरी तक खाना मना था, क्योंकि वो जीभ की गुलामी थी। और अब जो नए वाले बीके बन रहे हैं उन पर ये ज़्यादा प्रतिबंध लगाएँगे तो वो बीके जॉइन नहीं करेंगे, तो उनके लिए रिलैक्सेशन कर दिया है और वो लोग तो पानी-पूरियाँ भी खा रही हैं। इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी। तो बहुत-बहुत साधुवाद सभी लोगों को। और ये वाली बात भी है कि जो मल और पेशाब है उसमें भी भई अच्छे वाइब्स होने चाहिए, ये वाली बात भी है। आनंद भटसाना जी बोल रहे हैं प्रीति सोच समझ के बोलो, तो मैं तो उनकी जो एक्स बीकेज़ हैं उनके कमेंट्स पढ़े हैं, मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं बोला। जो यहाँ पर मैंने लिखा के पढ़ा है वही बोला है। जी उत्तम जी, लास्ट में आपको कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, फिर मैं स्ट्रीम क्लोज़ करूँगी। उत्तम जी आपको कुछ बोलना है लास्ट में? जी, जी बोलिए। मैडम, आज आज मुझे एक सुप्रिया अग्निहोत्री है, उनसे बात हुई मेरी।
उनका भी बहुत डेंजर एक्सपीरियंस है। उनको बीके ला सकते हैं तिवारी आप जो है चैनल पे? मोटिवेशनल स्पीकर, उनको चैनल पे ला सकते हैं? जी उनसे मेरी आज मेरी थोड़ी उनसे बात हुई थी। अरुण जी को भी बताया तो उन्होंने आने के लिए हाँ किया है। तो अभी जैसे ही उनका कुछ शेड्यूल होता है तो आपको इन्फॉर्म करेंगे, फिर उनको भी लाएंगे। आप उनको कल ला सकते हैं? नहीं, परसों बुधवार को। जी मैं उनसे वेनसडे बुधवार को बात करता हूँ, बुधवार के लिए। हाँ। फिर आप उनको थोड़ा ज्वाइन होना भी सिखा दूंगा। फिर आप उनका एक थंबनेल बता देना, तो फिर उसी जी, उनके ऊपर एक अवश्य। कर देंगे स्ट्रीम। जी, उषा जी भी यहाँ पर एक समर्पित बहन थी और उन्होंने भी छोड़ा है। ये उत्तम जी ने भी छोड़ा है। बीके इन्होंने तो 6 महीने में ही छोड़ दिया। आपके उसमें से पंखे की आवाज़ आ रही थी अभी। उषा जी बड़ी देर से आप जॉइन करती हैं। मैं तो बहुत देर से आपका वेट कर रही थी। अब तो मैं स्ट्रीम क्लोज़ करने का मैम आज टाइम आ गया लेट था। आज हम भोजन पे बात हो कर रहे गई थे। आने। आज हम भोजन पे अच्छा। बात कर रहे थे। तो ये वाली बात कि ये जीते जी अपना भोग लगा देती हैं, इस पर आपको कुछ कहना है कि ये जो अपना ही श्राद्ध करवा देती हैं, हाँ, ये वाली तो बिल्कुल पक्की ताकि वाली उनके बात है। परिवार वाले ना बनाएँ? परिवार वाले जैसे कि गृहस्थी से जो आने वाली माताएं हैं, तो उनको ये सजेशन देती हैं, क्योंकि फेथ तो रहा नहीं परिवार में, किसी के ऊपर भरोसा तो रहा नहीं, क्योंकि भरोसा तोड़ रखा है लोगों ने पहले ही। तो ये कहती तुम्हारे मरने के बाद पता नहीं तुम्हारे परिवार वाले श्राद्ध करने के पैसे तो ये ले लिए, तो जब कंगाल हो गई, तुम्हारा श्राद्ध करेंगी कैसे? ये करेंगी कि नहीं करेंगी? मरने का बाद भी तुम्हारा क्रियाक्रम अच्छी तरह से जलाएंगे, फूकेंगे, उसके बाद तुम्हारा श्राद्ध मनाएंगे, 13वीं करेंगे, 12वीं करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये दिमाग में डाल देती हैं। तो वो जो लेडी होती हैं, जो ब्रह्मा कुमारी में जाती हैं, वो डर जाती है, सोचती है कि हाँ दीदी तो अच्छी अच्छी बात बता रही है, क्यों ना मैं जीते जी अपना श्राद्ध करवा लूं दीदी से। तो वो श्राद्ध बाहर नहीं करती है, अपने परिवार में नहीं करती है, वो सेंटर पे ही करती हैं। एक अच्छा, तरीके अरुण जी कह पैसा, रहे थे फीस भी लेती हैं वो इस बात की? हाँ, अच्छा मोटा रकम, क्योंकि श्राद्ध ऐसे नहीं होता ना, श्राद्ध में काफी पैसा खर्च होता है, काफी पैसा लगता है, तो वो इस बहाने कुछ पैसा भी खींचती है, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों का खाना पीना होता अच्छा, है, मैं तो सोचती धूमधाम थी से। जैसे मैं माउंट आबू जाऊँ तो मेरे को फ्री होगा वहाँ पर रहना-खाना। तो ऐसा नहीं है, अरुण जी कह रहे हैं कि जो भी जाता है उसको 15,000 देने पड़ते हैं तब एंट्री नहीं, मिलती है। फ्री तो नहीं है मैम, क्योंकि हमें लगता है कि फ्री है। जो जा रहे हैं उनको हम पहले ही बोलते हैं कि फ्री है, कुछ भी नहीं है। वहाँ एक से एक खाना पीना है, रहना है, रूम किराया नहीं देना, कुछ भी नहीं देना। हम उनको ऐसे ही बोलते हैं फ्री है। लेकिन जब वो जाने लगते हैं ना, एग्री हो जाते जाने के लिए, तो कम से कम उनसे एक इंसान से कम उस टाइम की बात बता रहे हैं, कम से कम 2,500, 3,000, 5,000 जैसी कैपेसिटी होती है लोगों से, वो हम पहले ही ले लेते हैं। जब टिकट बनाते हैं ना, उस टाइम हम पहले टिकट के अंदर, कितने दिन के स्टे के लिए? ये होता है मतलब 1 हफ्ते के लिए, कम से कम 1 हफ्ते के लिए। तो इतना पैसा हम उनसे ले लेते हैं कि टिकट बनाने के नाम आप इतना पैसा जमा करो। तो जो इच्छुक व्यक्ति होते हैं, ज्यादा वो होते हैं, जैसे आध्यात्मिक होते हैं, कई माताएं ऐसी आध्यात्मिक होती हैं, तो वो भंडारी में भी जाके वहां डालती हैं, कुछ अपने अपने पास से भी डालती हैं वो, और वहां तो जमा करती है, सेंटर इंचार्ज के पास जमा करती है पैसा। तो वो सारे पैसे इकट्ठे करके वहां पर ऑफिस बनी हुई है माउंट आबू में। उस ऑफिस में एक दादी का नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा है, ईशू दादी है। वो ईशू दादी के ऑफिस में जाकर के वो पैसा को हमें जमा करना होता है कि हमारे सेंटर से इतने भाई बहन है और इतने पैसे हमारे सेंटर के हैं, तो वो जमा करना होता है। तो अरुण जी तो कह रहे फिर हैं ऐसे तो अमृतसर जाओ तो वहाँ तो फ्री लंगर चलता है, वो तो कभी ये नहीं सोचते कि भई पैसे लें और बाद में फिर खाना खिलाएँ। तो अमृतसर पानी में में तो फ्री फ्री नहीं है, लंगर है। पानी में फ्री नहीं है मैम, पानी में फ्री नहीं है, लोगों को हम अच्छा, बेवकूफ दूसरी बनाते हैं। बात एक आई कि ये लोग कहते हैं कि भई इनका बड़ा अच्छा कंपन है, मतलब स्पंदन होता है, बड़ी पॉज़िटिव वाइब्स आती हैं, तो इनके खाने में बड़ी पॉज़िटिव आती हैं। तो दूसरी बात ये है कि जो व्यक्ति इतना ड्रग्स-व्रग्स लेता हो, बाद में वो ब्रह्म कुमार या ब्रह्म कुमारी बन गया हो
और बाहर रहने वाला लौकिक व्यक्ति जो बड़ा धार्मिक है, तो उसका बनाया खाना गंदा होगा, और जो अगर ड्रग्स पहले लेता था और अब ब्रह्म कुमार बन गया है, तो उसका, या ब्रह्म कुमारी बन गया, उसका बनाया खाना अच्छा होगा। ये कैसे पॉसिबल है? खाना तो देखो मैम, ड्रग की बात है जहां तक, तो ड्रग तो देखो कोई छोड़ नहीं सकता। ये तो एक नाटक है। जैसे सेंटर पे गया, कोई मुरली सुनने लगा, इतनी उसमें ताकत नहीं है कि कोई दारू भी छोड़ दे, कोई बीड़ी भी छोड़ दे, कोई कुछ नहीं छोड़ता। हमने ये भी देखा है कि बीड़ी के बंडल ले लेकर के लेटरिन के अंदर जाकर माताएं पी पी के निकलती हैं। ये हैं? यहाँ घुसो, हाँ, यहाँ घुसो घुसो के ले जाती है। हमने कई माताओं के उसमें से देखा है, बीड़ी पीते हुए और लेटरिन के अंदर डाल देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वहां जाने के बाद किसी का शराब छूट गया हो या कोई ड्रग्स छूट गया तो हो। ये सब बड़े बड़े, इनका पेशाब और मल भी ज़्यादा अच्छा होता है लौकिक लोगों के पेशाब और मल से? अब ये लोग समझते होंगे क्या मल अच्छा है क्या है। मुझे तो बस कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, अच्छा, एक क्योंकि ब्रह्म कुमारी एक्स ने ये भी लिखा है कि पहले तो प्रतिबंधित था पानी पूरी खाना, ये लोग कहते थे जीभ की गुलामी मत करो। अब आजकल जो नई-नई ब्रह्म कुमारियाँ बन रही हैं, उनको तो अलाउड है, पानी पूरी भी खाती हैं वो। पानी पूरी खाती हैं, अचार खाना बना था, लाल मिर्च खाना बना था। सेंटर में खूब लाल मिर्च चलते हैं, खूब अचार चलते हैं, सारी चीजें सब कुछ खाते हैं। जो बाहर की चीजें हैं वे सब अंदर बना करके खाते हैं। काफी हद तक, जैसे कि आपको गृहस्थी है, जो गृहस्थी में आ रहे हैं, गृहस्थी मुरली सुनने के लिए सेंटर पे आ रही हैं, और पूरा परिवार है, पति पत्नी है, सब कुछ है। तो उन माताओं से भी ये अपना चीज, जैसे कि चावल के पापड़ बनवा लेंगी, सेवियां बनवा लेंगी, उनसे बनवा करके वो घर में ही तो बनाती हैं, और कहाँ सेंटर पे थोड़ी आके बनाएंगी। अपने उसी बर्तन में बनाती हैं, उसी बर्तन में सब कुछ करके और ला के दे देंगी। वो नाम हाँ, ये तो ये हो गया कि कोसा कर रहे हैं, उनसे तो घर पे बनवा रही हैं, तो वो भी तो बना रही हैं आखिर। हुँ। वही तो कह रहे हैं, तो वो भी तो घर में बना अच्छा, के ला कुछ के लोग दे रही ये है कह ना। रही हैं ब्रह्म कुमारियाँ कि भई अविवाहित लोग, लड़कियाँ जो खाना बनाती हैं, उनका खाना खा लेते थे ये लोग, और जो शादीशुदा हैं उनका नहीं खाते थे। जो लौकिक अविवाहित लड़कियाँ हैं उनका खा लेते थे, लेकिन जो लौकिक विवाहित हैं उनका नहीं खाते। हाँ, तो नहीं खाते थे वो तो, अभी भी रूल चल रहा है, नहीं खाते। लेकिन जब इनको जरूरत पड़ती है किसी हुँ। चीज का, तो वो सब कुछ कर लेते हैं। हाँ, ये एक ये ये एक नियम कहने में, है। कथनी और करनी में फ़र्क है। हुँ। हाँ, ये नियम है, लेकिन ये उनके घर भी कभी-कभी जाती है, जैसे कोई प्रोग्राम हो गया, कोई कार्य हो गया, जाती है, तो अंदर कमरे में बंद होकर के वो भी खा लेती है जो नहीं खाना होता है। दिखाने के अच्छा। लिए तो एक गिलास पानी होता है, पानी भी नहीं पिएंगी सबके सामने कि भाई मैं इनका घर का पानी नहीं है, गृहस्थी हो घर का पानी नहीं चुपचाप कर पीना। लेंगी, पर सबके सामने नहीं करेंगी, वही इस्लाम हाँ, वाला फ़ॉर्मूला। हाँ, लेकिन अंदर जाकर के उनकी चाय भी पिएंगी, उनके घर के पराठे भी खाएंगी। मैंने ये भी देखा है, खाना खाते हुए भी देखा है। तो हुँ। ऐसा भी है। तो मुझे भी, मैं खुद कंफ्यूज हो जाती थी कि अभी तो दीदी बोले गिलास में पानी भी नहीं पीना, उनके गिलास भी खराब है, वो अज्ञानियों का गिलास है, और अंदर पराठे खा रही हैं बैठ के। हुँ, हुँ। तो ऐसा भी होता है। उन जैसे बिस्किट वगैरह बनवाती थी ना, बहुत सारे बिस्किट बनवाती थी, केक बनवाती थी फैक्ट्रियों में। फैक्ट्री का भाई ज्ञान में चलता है, तो फैक्ट्री का भाई ज्ञान में चलता है, तो उनकी मशीन में जो कारीगर लगे हुए हैं वो थोड़ी ज्ञान में चल रहा है। वो जो कारीगर जो अज्ञानी है, वो बिस्किट बना के दे रहे हैं, वो सेंटर वाले खा रहे हैं। हुँ। वो कई सेंटरों में बट रहे हैं वो हाँ, वो भाई का फैक्ट्री है, वो भाई ने बिस्किट बनवाया है, वो बांट रहे हैं बिस्किट, मैं ना वो केक यूनिवर्सिटी बांट में रहे वो पढ़ाती थी, यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी दिल्ली में। तो हैं। हाँ, हम लोग ट्रिप में करवाने ले गए, तो हम तिहाड़ जेल में भी ले गए दिखाने के लिए कि देखो आज कॉन्फ्रेंस, जो आईटी सिस्टम उनका लग गया है। तो जो खूंखार डाकू होते हैं या खूंखार हत्यारे हैं जो जेलों में बंद हैं, उनको बजाय एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफ़र करने के, अगर उनकी कोर्ट की डेट होती है तो कोर्ट को हम उसी में लगा देते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में, तो जो वीडियो से बात हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है, अब ऐसा नहीं होता कि डाकू को लेके जा रहे हैं, रास्ते में जो है किसी ने उसको अगवा कर लिया, या जो है उनके जो ले जा रहे हैं गाड़ी उलट गई, जैसे बॉलीवुड पिक्चरों में दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता हाँ, वो आजकल। तो तो हाँ, आजकल अब तो बहुत कॉन्फ्रेंस, सेफ। हाँ, हाँ, तो मैं वहाँ पर हम्म। दिखाने ले गई थी एक बार। तो वहाँ पर जो ठप्पा, क्योंकि मेरे साथ तो लड़कियाँ भी थी, लड़के भी थे।
तो उन जो लड़कियाँ थी जो लड़के थे उनके हाथ पर ठप्पे लगा दिए थे, लड़कियाँ वैसे ही जा सकती हैं क्योंकि वो जेल लड़का आदमियों की थी। तो वहाँ पर हमको ना बोला कि देखो इन लोगों को अंदर की दुनिया ही अलग थी। अंदर सब उद्योग हो रहे थे और सब ऐसा उनको शिक्षा दी जाती है ताकि वो दोबारा से निकल कर और समाज में कोई का व्यवसाय करके अपने जीवन यापन कर सकें। तो इन लोगों ने बिस्कुट बनाए थे, आपने बिस्कुट की बात की ना तो वो मेरे पीछे पड़ गए कि आप इनका बनाया बिस्कुट खाओ, ऐसा टेस्टी बिस्कुट आपने कभी नहीं खाया होगा। तो मेरे को पहले लग रहा था ये डाकू के हाथ के बनाए हुए बिस्किट में ना में बहुत अच्छी वो नहीं थी बिस्किट खाने के लिए, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोर्स करा कि एक बार खा के देखो, ऐसा बिस्किट आपने कभी नहीं खाया होगा, ये जो अपराधी हैं, ये जो बनाते हैं। तो फिर मैंने खाया उसको तो वो अच्छा था, तो मुझे याद आ गई ये वाली बात, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ। तो ये जो बिस्किट बहुत मात्रा में मैं हम फिर उनकी कौ उसमें भी गए, वो लोग वहाँ पर दुकानों पे बेचते हैं और ये दूसरे दुकानों पर भी जाके बिकता है। तो ये जो हाँ, ये बड़ी बहुत बिस्किटें तो जो ये जो आप कह रही हो ना कि ये बाहर का सामान खा लेती हैं, तो बहुत सारा सामान तो अपराधियों द्वारा जेलों में बनाया जाता है, जो वहाँ विस्तृत किया जाता है, बिकता है जो। हाँ, वो लोग वहाँ पर अंदर रह करके पैसे कमाते हैं, बाकायदा काम हाँ, करते हैं। आजकल वो हाँ, हाँ। जेल नहीं रह गया ना, अब जेल में बहुत सारी सुविधाएँ हो गई है। जेल जेल में में पैसा बहुत कमा के व्यवसाय हाँ, वगैरह होता है। तो मैं यही कह रही हूँ कि ये जो है अगर बाहर का चीज़ें खा रही हैं तो ये डाकू की बनाई हुई भी खा रही हैं। हाँ, बिल्कुल खा रही और हैं। दूसरी अब बात एक ये है कि डाकू पंचम सिंह जो इन्होंने डाकू पंचम सिंह से सारी आपको पता है डाकू पंचम सिंह के बारे में? हाँ, उसका अखबार जानती में हूँ। आया था। उसकी छोटी बेटी से इन्होंने ब्याह करवा दिया, उससे दहेज लिया, शिव बाबा से उसकी शादी करवाई। उसकी इनको सारी लगता होगा पैतृक संपत्ति रखवा ली। अब वो इनको लगता डाकू पंचम सिंह को लात मार के अलग कर दिया, वो बीमार है, अब उसका बेटे की सारी संपत्ति उसका बेटा हमारे चैनल पे आया था, संतोष सिंह। उन्होंने हाँ, मैंने बताया दे कि कैसे उनकी हालत खराब है पंचम सिंह की। पहले तो इन्होंने और ये लोग बड़ा बीड़ा उठाती हैं कि इन्होंने 500 डाकुओं का वो करवाया उनका जन समर्पण करवाया, जबकि उन्होंने नहीं करवाया समर्पण, किसी और व्यक्ति ने कराया, ये क्रेडिट लेके झूठ बात बोलती है। और जंगल इन्होंने में जो ब्रह्मा इनका बाबा दिखाई सरगना दिए। था, पंचम सिंह उन बिल्कुल, सारे डाकुओं का लीडर था। इसने हाँ। लीडर को अपना बनाया, सोचा कि सारे डाकू जो हैं बीके में आ जाएँगे। कोई भी डाकू सिवाय पंचम सिंह के नहीं आया बीके में। तो ये पंचम सिंह डाकू एक बहुत खूंखार डाकू था और फेमस था। तो इन लोगों ने सोचा कि डाकू 120 फेमस है हत्याएँ की थी उसने, 120 हत्याएँ। हाँ, और वो भी तो कुछ बनाता होगा जब वो यंग होगा तो उसके हाथ का भी तो तभी है कैसे बीके में इनका जो बड़ा सात्विक वो है, स्पंदन हो पहली रहा है। बात तो जितने संपत्ति थे उनके जो डाकू की संपत्ति कहाँ से आई? अगर एक छोटी-सी बात है, बुरा नहीं मानने वाली बात है, डाकू की संपत्ति आई कहाँ से? वो अगर वो लोगों की डाकूगिरी संपत्ति थी जो डाकू ने ले ली और वो ले ली बीके वाले उस डाकू से भी बड़े डाकू थे। उन्होंने वही डाकू को भी लूट लिया। तो वही तो मैं कह रही हूँ, डाकू की संपत्ति आई कहाँ से? लूट-पाट से आई। लूट-पाट वो तो कम लूट-पाट नहीं किया, पंचम सिंह डाकू वो ब्रह्मा कुमारी से भी नीचे रह गया। एक बहुत हाँ, बड़ा डाकू जिसको हम नाम ब्रह्मा कुमारी देंगे, वो पंचम सिंह डाकू से भी बहुत बड़ा डाकू है, जो उसकी संपत्ति को उन्होंने लूट लिया। हाँ, ये तो और डाकुओं के लूटी सरगने से भी बढ़िया ज़्यादा निकली। फिर और लूट-पाट किया हुआ पैसा, लूट-पाट किया हुआ धन, जो कितने लोगों की हाय लगी होगी, कितने हत्याएँ किया होगा, क्या किया होगा भगवान जाने। तो वो संपत्ति उन्होंने रखा, लिया, तो क्या बोलते हैं कि एक संपत्ति भी ऐसा होना चाहिए, जो सात्विक होना जैसे भोजन सात्विक होना चाहिए, तो संपत्ति भी सात्विक होना चाहिए। किसी की हाय नहीं होनी चाहिए संपत्ति में। शिवानी का वीडियो सुनो ना, किसी की मैंने आज संपत्ति पता में बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ी, वो मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में करूँगी। शिवानी ने किसी पर साइकिक अटैक करवाए, वो उसका क्लेम है शिवानी ने किए हैं। तो हाँ, उसके मैंने बारे में सुना हम था। जानेंगे। और एक बात और, आपने शैतान पिक्चर नहीं देखी है तो वो देख लेना, उसमें इसका रहस्य दिया है। अच्छा, शैतान होगा पिक्चर जो कहीं अजय देवगन की पिक्चर आई है ना शैतान, माधवन अच्छा, है उसमें, अजय देवगन है। वो देख लेना आप, उसको आपको पता चलेगा।
क्योंकि ये लोग बहुत इन एडवांस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनका लिमिट नहीं है करने का कुछ भी। हुँ, इनका दिमाग जो है वो बिल्कुल शैतानी दिमाग बन चुका है। हुँ। क्यों इनके तो ऊपर किसी प्रकार से प्रेत तो थे ही ये, लेखराज तो प्रेत ही है। लगाम ना दुनिया की कोई लोक लाज रहा, ना नियम कानून रहा, ना मर्यादाएं रही। ये मतलब हर चीज का कवर ओढ़ करके सत्यता की कवर ओढ़े है, पवित्रता की कवर ओढ़े है, निर्भयता की कवर ओढ़े है। ये सारे गुणों की कवर ओढ़कर सारे अवगुण का काम कर रहे हैं। हुँ। ठीक है उषा जी, अब मैं ये स्ट्रीम क्लोज़ करती हूँ। आपको कुछ कहना है एंड में तो बोलिए। एंड में तो मैं क्या बोलूं मैम, मैं तो बहुत कुछ बोल रही हूँ। आप जो ये बोलोगे रिक जी उसी का कह रहे हैं जवाब। कि बीके वाले खाने में साइकेडेलिक हैलुसिनोजन मिलाते हैं, जिससे लोगों को अत्यानंद का अनुभव होता है। क्योंकि कोई लड़की ये भी बोल रही थी कि बड़ी हँसी है उसको आ रही थी और बड़ी खुशी मिल रही थी। तो ये जो प्रसाद देते हैं, तो जो नए लोग आते हैं उनको वहाँ से प्रसाद नहीं देते हैं, जो औरों को दिया जाता है, अलग से प्रसाद दिया जाता है। और एक लड़की आई थी वो कह रही थी उसको पानी दिया था तो हल्का नीला-नीला सा था। तो उसको पी के या खा के बड़ी खुशी सी अंदर से महसूस होती है। तो ऐसे ड्रग्स आते हैं केमिकल्स, जो आप खा लें तो बड़ा वो होता है। मैम प्रसाद बनाने वाला देखो, मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब क्या हो रहा है वो नहीं पता मुझे, क्योंकि प्रसाद खुद मैं बनाती थी, बनाने वाली मैं थी, सब कुछ मैं ही करती थी। तो मुझे हुँ। ऐसा कुछ भी नहीं था कि उन्हें मैं तो किसी ऊपर से चीज़ डालना को। होता है, बनाते में थोड़ी डालना होता है, मतलब बाद में हाँ, ऊपर से तो मिक्स कर दिया कुछ देते भी वक़्त। मिक्स कर दे या क्या कर दे वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जितना अच्छी तरह से मैं जानती हूँ कि वो क्या करते हैं, वो या तो मैंने देखा नहीं हो, या तो मैंने उसके बारे में जाना नहीं हो, या मेरे से अवज्ञ रह गया हो। क्योंकि बनाने खाने बिना खिलाने वाली मैं ही थी, तो ऐसा मेरे नज़र में नहीं था। और बाकी अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये बहुत विस्तार हो चुका है अब। हर इंसान जो है एक तूफ़ानी इंसान बन चुका है, कुछ भी, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। इतना तो कॉन्फिडेंस मुझे हो गया है। अगर कोई कुछ कह रहा है कि इसमें ये मिला दिया गया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, मिला भी दे सकते हैं, मिला सकते हैं। हुँ। ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब सबको नहीं खिलाते, ये कुछ खाने में बाहर से मिलाते हैं तो एक ही व्यक्ति के खाने में जाता है वो, सबके में नहीं। क्योंकि इतना तो या पता है कि आप शैतान पिक्चर देखो पहले फिर पता चलेगा। वीआईपी लोगों का भोजन पकौड़े-सकौड़े बनवाती थी। ये भी मुझे पता है कि अगर कोई बड़े आदमी आ गया तो उनको बिना नाश्ता किए जाने नहीं देते, नाश्ता करके जाना। तो उनके लिए अलग नाश्ता बनता था, हम खुद बनाते थे। तो ऐसा होता है, उनको उनको अपनापन दिखाते थे उनसे, उनको ज़्यादा क्लोज़ करते थे, उनको प्यार ज़्यादा देते थे। इस तरीके से खींचने की कोशिश में रहते थे कि कोई मतलब अपना। गुलामी की पिरामिड स्कीम है ये। हाँ, क्योंकि नोएडा में मैंने ये देखा था कि पूरा एक कपल थे, वो कपल विदेश में चले गए हैं, तो वो पूरा सेंटर जो था पता नहीं कितने गज में बना हुआ था, वो इनको देकर चले गए। वहाँ पर इन लोगों ने अपना धीरे-धीरे पैड बनाने लगा। मैं वहाँ जाती थी क्लास कराने के लिए, ताला चाबी इन्हीं को दे दिया था, वो बिल्कुल छोड़ के चले गए थे। तो इस तरीके से मैं देखती हूँ कि इंसान बड़ी पैसे वाले बड़ी आसान तरीके से अपना मकान दुकान दे देते हैं। उनको ज़्यादा वो नहीं लगता, मेहनत नहीं लगता देने में। बाद में बेशक कुछ करो, रो, पीटो, चिल्लाओ, वो बाद की बात है, लेकिन उस घड़ी वो दे देते हैं। हुँ। तो उत्तम जी आपको कुछ कहना है एंड में? फिर मैं क्लोज़ करती हूँ। जी नहीं, थैंक यू मैडम। जी। सोल दुर्गा जी हमसे कुछ बात करना चाह रही थी। मैंने कल बोला था उनको कि उषा जी से आपको मिलवाऊँगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। जब सोल दुर्गा जी होती हैं, तो फिर आप नहीं होती, जब आप होती हैं, तो वो नहीं। तो अभी कल तो मैं शायद स्ट्रीम ना करूँ क्योंकि मेरा कोई अपॉइंटमेंट है, लेकिन परसों मैं स्ट्रीम करूँगी, तो उसमें कोशिश करूँगी कि आप और सोल दुर्गा जी दोनों मिल जाएँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सोल दुर्गा जी बहुत अच्छी हैं और मेरे आप लिए जानती हैं वो उनको कुछ पहले से? नहीं जानती नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे बारे में बोल रही थी, तो मैं
एक्चुअली इतनी नेगेटिव थिंकिंग वाली लेडीज नहीं हूँ। मुझे वक्त ने कुछ ज्यादा समझाया है, अपनों ने ज्यादा मुझे प्रताड़ना दिया है और मैं हाँ, ऑब्वियसली सबका अनुभव अलग-अलग है। हाँ, तो मैं संघर्ष करती हुई अपनी जिंदगी की हाँ, 6 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ और आपने जिसके तो बहुत बड़ा संघर्ष किया और मैं तो समझती हूँ सबसे बड़ा अच्छा काम आपने ये किया कि वो जो ब्रह्म कुमार से मैरिज करी ना, उससे आप कहीं सेटल हो गई। अदरवाइज़ तो आप एक संस्था से दूसरी संस्था, जैसे फुटबॉल खेल रहे थे ना आपके साथ, वैसा ही होता रहता। वो तो मैं मौत के घाट ही उतर जाती फिर तो। क्योंकि ऐसा मतलब कुछ दिन के हाँ, बाद कहीं न कहीं क्योंकि मैं रास्ता ढूँढ रही थी, मुझे एक रास्ता चाहिए था निकलने का। क्योंकि आपने मैं ये इतनी सबसे समझदारी का काम किया, मतलब कि आपने उस ब्रह्म कुमार को किसी तरह तय करवा लिया और वहाँ रह लिया और किसी तरह अपना जो है मकाम बना लिया। आप डटी रहीं, आप मतलब बहादुर हैं इस तरह से। आप अभी भी संघर्षी हैं, मुझे आप सर्वाइवर हैं। अभी भी मुझे बहुत परेशान करता है, ऐसी बात नहीं है। अभी भी 20,000 रुपए मैंने रखा था मैम, अभी बताना अच्छा नहीं लगता। अभी 20,000 रुपए अभी पिछले महीने में निकाल के ले गया और अपने खाते में डाल दिया। मैंने तो सोचा आपका डाइवोर्स हो गया उससे। नहीं, नहीं डाइवोर्स नहीं हुआ। कोई ऐसी रिलेशनशिप में नहीं है, हम सिर्फ रह रहे हैं। कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो हमारे साथ ही हम रोज़ रोटी बना के खिलाते हैं, गरम-गरम घी लगा क्योंकि करके। बड़े सारे मेरे एक्स प्यार से बीके हैं ना यहाँ पर, तो जो हुँ, जो कि जिनकी बीवियाँ छोड़ गई हैं, बीके बन गई हैं। अब वो हुँ, ढूँढ रहे हैं कोई पार्टनर। तो यहाँ पर हुँ, जो मैंने कहा कई सारी बीके आती हैं, जो हुँ, महिलाएँ जिन्होंने छोड़ा है, आप उनसे फ्रेंडशिप रख सकते हैं यहाँ पर जो आती हैं। हालाँकि आप लोग कहीं किसी और सिटी में होंगे, वो किसी और सिटी में, ऐसे कई लोग हैं यहाँ पर जो एक वाइफ़ ढूँढ रहे हैं, जो कि हुँ, चाहते हैं शादी करना। मतलब हुँ। अच्छी लड़कियों से, जो कि अच्छी लेडीज़ हाँ, हाँ, से जो कि अच्छी हों, जो ना लेकिन उनका वो घर भी बसा दें। अकेले रह गए हैं, वो भी अकेले हुँ, रह गए हैं। तो मतलब ये मैंने कहा कि भई ये इस चैनल के माध्यम से अगर किसी से आपकी दोस्ती हो जाती है तो देख लीजिए। सिटी जो है वो अलग-अलग हो सकती है, लेकिन बातचीत से करा जा सकता है। मुझे मुझे मैम अभी फ़िलहाल तो जहाँ मैं जॉब करती हूँ, वहाँ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और इतनी क्योंकि लो कैटेगरी की जॉब मिलती है मुझे, इतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती यहाँ पर क्योंकि मैंने 12वीं पूरी करी नहीं थी, 12वीं का पेपर नहीं कुछ दिया लोग था। यहाँ हैं जो तो आपसे प्रभावित हैं। हाँ, तो मैं तो इस वज़ह से तो बहुत मुझे पता नहीं था, मैंने तो ये बोल दिया हाँ, उषा जी के लिए सही है, उनका तो डाइवोर्स हो चुका है, मैंने तो ये बोल दिया उनको। नहीं मेरी मुझे पता शादी नहीं कब थी। हुई है? मेरी मेरी हाँ, शादी नहीं हुई है तो डाइवोर्स होने का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि मैं तो ऐसे ही अभी वैसे ही रह रही हूँ। क्योंकि मैं उनको पूरी देखभाल करती हूँ, अपनी तरफ से मैं पूरी इज़्ज़त देती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन वो मुझे आज की तारीख में लूट रहा है। मुझे बदनाम करता है, मुझे मैं पता नहीं क्या-क्या कहता है, मैं अभी अब इस हुँ। चैनल में क्या तो आप भी कोई अच्छा तो साथी ढूँढ के उससे शादी कर लो। मैम शादी करने के लिए मैंने सोचा था कुछ साल पहले। तो जब मेरी लड़की छोटी थी, सिर्फ़ बहुत छोटी थी, हुँ। तो बातचीत भी हो चुकी थी, वो रोड पे बातचीत कर रहा था। लेकिन मेरा मन माना नहीं, एग्री नहीं हुआ मन। गुड़िया बोली कि नहीं मैं अपने पापा को छोड़ के नहीं जा सकती। वो इंसान जो था जो लड़की को भी लेना चाहता था। तो मैं सोची कि अब ज़िंदगी सारी निकल गई है, अरे क्या एक फ़ायदा है? इंसान क्या, ज़िंदगी कोई नहीं निकली है, ये सब भारतीय सोच है। यहाँ पर तो देखो जो तो 60 साल का है वो भी, अब देखो आप, मैं ये जो विद्या बालन है वो 50 से ऊपर की है, वो भी तो कर वो मैं रही है मान शादी। ये वो मैं कितनी-कितनी वो है मैं यहाँ स पर। वो मैं समझ रही हूँ मैम, लेकिन मेरे पास एक लड़की है, मुझे उसकी ज़िंदगी बनानी है और जिस हालत में मैं आज की तारीख में मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत सारी ज़िंदगी निकल गई, तो अब एक नया ज़िंदगी शुरुआत करने की चाह में मैं नहीं हूँ। हाँ, मैं यहीं पर रह कर के मैं अगर मुझसे कोई दोस्ती करना चाहता है, मैं उसकी हेल्प कर दूँगी। मैं जहाँ तक मेरे से होगा मैं हेल्प कर दूँगी। जी, मैं जी। ऐसे नहीं हूँ कि हेल्प नहीं कर पाऊँगी, मैं हेल्प उनको अपने पास रख कर के उनकी पूरी सेवा कर दूँगी, पूरी सम मुझे भी हेल्प की ज़रूरत है, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है मैम, मैं खोल के बोलती हूँ। क्योंकि मेरे पास मकान नहीं है, किराया नहीं दिया जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है पैसों की। तो जी। मैंने ये जो क्या नाम है उनका? अर्जुन जी है कि कौन है? अरुण जी। अरुण जी, उनसे भी रोज़ मैं बोलती हूँ, उन्होंने बोला मैं आपको कहीं जॉब बताऊँगा, तो आज भी फ़ोन किया था मैंने उनको अरुण जी को हाँ, कि आप अरुण जी जो है वो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर अगर नहीं है किसी के पास तो ले सकते हैं। और जितने भी हाँ, बीके हैं, एक्स बीके हैं, आप ज़्यादा पर्सनल बातें ना बताएँ, क्योंकि हाँ, आपको जान को खतरा भी हो सकता है। तो ये है उनका कॉन्टैक्ट नंबर, जिनको
उनसे संपर्क कर लीजिए, तो वो हेल्प सभी बीके से निकले हुए एक-दूसरे की हेल्प करेंगी और ये तो हाँ, तो सबको वो जो तो है उनको बोला था मुझे इकट्ठा एक करना। अच्छी जॉब जी, चाहिए क्योंकि जीने के लिए पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। जी, जी। तो आप तो सभी मैं लोगों को बहुत-बहुत साधुवाद। प्लीज़ इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अरुण जी का नंबर नोट कर लिया है। मुझे भी आप ईमेल करके कोई बात अगर कहनी हो तो कह सकते हैं और मैं तो डेली ही स्ट्रीम कर रही हूँ, जो मेरे बस में है वो मैं करती रहूँगी और सब लोगों की हेल्प करके लोक कल्याण करना हमारा उद्देश्य है। चैनल कोई फाइनेंशियल उस पर नहीं चल रहा है, ना फाइनेंशियल उद्देश्य है। केवल लोगों की हेल्प करना और उजागर करना एक कल्ट को, ताकि जो नए लोग हैं वो इसमें ना फँस जाएँ और देख लें कि भई ये चीज़ें हैं कल्ट की। तो आप सभी लोगों को साधुवाद और इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय सनातन हिंदू, वैदिक हिंदू विश्व। जय श्री राम। यस।